जी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मिन सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व इज़्ना मिन शुरूरि अनफुसिना व अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के से इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ मैं आपको समझाना चाहती हूँ उसे मेरे लिए आज आसान कर दें और उसे आपके लिए समझना जो है वो आसान कर दें, उसे हमारे दिमाग में उसे क्लैरिफाई कर दें और हमारे दिलों में उसे रासिक फरमा दें और हमारे अमलों में उसे ढाल दें। आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमें तौफीक दें कि हम अपनी औलादों को भी जो है वो ये इल्म आगे ट्रांसफ़र कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो हम बात कर रहे थे होमोसेक्सुअलिटी की बात हमने स्टार्ट की थी और होमोसेक्सुअलिटी से पहले जो है वो इससे पहले हमने ये देखा कि किस तरह जो है वो दुनिया होमोसेक्सुअलिटी पर गई है। उससे पहले ये कि किस तरह जो है वो एक नॉर्मल परवर्टेड जो है वो सॉरी एक नॉर्मल जो है वो हराम जो है वो किस तरह से पहले जो है वो इन प्लेस हुआ, यानी उसको कैसे पहले जो है वो डिज़ाइन किया गया है। यानी कैसे जो है वो पहले एक एनवायरनमेंट था जिसमें हलाल जो है वो नॉर्म था, हलाल नॉर्म हुआ करता था। और जैसे कि जो आप देखते हैं कि तमाम जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसके अंदर जो है वो जिना भी हराम है और होमोसेक्सुअलिटी भी हराम है। तो किस तरह से एक ऐसा माहौल था दुनिया का, मैं एट लार्ज बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि उस वक्त होमोसेक्सुअलिटी या जो है वो जिना एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन एक दुनिया के जो जर्नल मोरल्स थे ना उनका ट्रेंड ऐसा था कि हेट्रोसेक्सुअलिटी दैट्स टू इन अ मैरिड रिलेशन, ठीक है, वो जो है वो एक नॉर्मेटिव हलाल हुआ करता था। किस तरह से जो है वो हिज़्बुश शैतान ने शैतान की सरकर्दगी में, इब्लीस की सरकर्दगी में जब कुछ ऐसे प्लान्स बनाए तो जो है वो उन्होंने पहले वो दुनिया को लेकर आए हैं कि उसी नॉर्मेटिव पैटर्न को रखा जाए लेकिन उसे हराम की तरफ ले आया जाए, यानी हेट्रो ही रखा जाए, यानी मर्द और औरत के दरमियान ही हो जो भी ताल्लुक हो, लेकिन ये कि उसमें से हलाल का आंसर जो है उसको गायब कर दिया जाए, जिसके लिए हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रेवोल्यूशन। और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो एक नॉर्मेटिव हराम है वो अब एक परवर्टिव हराम की तरफ चला गया, यानी कि अब जो है वो चले एक हराम का ही रिश्ता सही लेकिन एटलीस्ट वो नेचुरल तो था, वो फितरी तो था, कैसे उसको जो है वो एक गैर फितरी शय बना दिया गया, एक परवर्जन में जो है वो उसको जो है वो चेंज किया गया, एक पूरी किस तरह से ये साइकोलॉजी। तो हम इसका काफ़ी कुछ तो पढ़ आए थे, हमने ये देख लिया था गोइंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ये जो सारा माइंड प्रोग्रामिंग हुई है उसमें जो है वो कौन कौन से टूल्स यूज हुए थे, हम पीछे थे। और फिर ये कि जो है वो अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो है वो हम यहाँ तक पहुंचे। तो पहले माइंड प्रोग्रामिंग वाला हमने सेक्शन लास्ट टाइम कर लिया था और इसमें जो है वो हम सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो है वो देख रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि 1960s के अराउंड जो है वो आई थी सेक्सुअल रेवोल्यूशन। हिजबुल शैतान का जो मेन इसके अंदर मैंने आपको तब भी बताया था जो टारगेट था, वो टारगेट ये था कि ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज है उसको ख़राब किया जाए, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, जो कि हम देख रहे हैं आज के वेस्टर्न कंट्रीज़ में किस तरह से जो है वो ये शायद इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहा है। और ये जो शादी का सेक्स के साथ, सेक्स का जो है वो आगे बकाए नस्ल इंसानी के साथ, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मोरालिटी के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये जो ताल्लुक था इस ताल्लुक को जो है वो तोड़ना था। तो ये सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो है वो इसको हम थोड़ा सा टच करते हैं और फिर हम जो है ना वो इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहला जो स्टेप आया था, देखिए हर चीज़ जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमने क्यों सेकुलरिज्म सबसे पहले पढ़ा था, क्योंकि तमाम फितनों की जो जड़ है वो ये सेकुलरिज्म ही है। तो ये मैंने उसको अब हम दोबारा यहाँ पर बिल्कुल भी उसकी कोई डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है जी। तो जब यूरोपियन रिनाइसेंस आया है और उसके बाद सेकुलरिज्म आ गया, सेकुलरिज्म का फितना इस्टेब्लिश हो रहा था और एनलाइटनमेंट का दौर था, ठीक है। ये जो है वो मैं आपसे बात कर रही हूँ तकरीबन आप कह लें कि इस जो है वो 15वीं 16वीं 17वीं जो सदियां हैं ना, ये उनमें ये सारा काम हो रहा था।
फिर ये कि उसमें जो है वो जो सेक्युलरिज्म था उसमें सबसे पहले क्या बात आ रही थी कि ये जितने भी रिलीजन है ना, इनको जो है वो सबसे बड़ा क्रॉस लगा दिया जाए। रिलीजन जो है ये इट विल हैव नथिंग टू डू विद द लाइक विद द लॉज एंड विद द अमेंडमेंट्स ऑफ आर डे टू डे लाइफ। ठीक है, जो भी हमारे जो रोजमर्रा के इंसानी जिंदगी के जो भी कवानीन है ना, वो जो है वो अब से जो है वो मजहब उसको डिक्टेट नहीं करेगा। यानी कि गॉड को, मैंने गॉड इसलिए यहाँ लिखा है, अल्लाह इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम तमाम अब्राहमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो जो ईसाइयत जो यहूदियत है उनमें गॉड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। हमारे लिए तो जाहिर सी बात है कि गॉड जो है वो इज इक्वल टू अल्लाह सुब्हाना व तआला। तो ये जब देखा कि अल्लाह ताला को जो है वो इस इक्वेशन से निकाल दिया जाए, यानी गॉड को निकाला जाए जो जिस भी गॉड पे बिलीव करता है, तमाम रिलीजन्स को खत्म किया जाए और सेक्युलरिज्म आ जाए। सेक्युलरिज्म आएगा तो इसका ये मतलब है कि फिर अब किसी ना किसी ने तो वो रूल डिफाइन करने हैं ना। तो ये इंसानों ने ये सोचा कि चूंकि अब हम जो है वो तरक्की के एक ऐसे रास्ते पर सफर कर रहे हैं जहां पर हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम इतने एनलाइटेंड हो गए हैं कि हम ही ये सबसे बेहतरीन डिसाइड कर सकते हैं माजल्ला कि हमारा हमारा अच्छा बुरा जो है वो किस में है, और हमारे अच्छे बुरे के, हमारे सोशल नॉर्म्स के जो रूल हैं वो अब से हम खुद डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो इंसान को जो है वो ऊपर फौकियत हासिल हो गई किसी भी रिलीजन से। आपने तो ये खैर एक मेरा ख्याल है मीम बहुत जो है ये फेसबुक पर भी अब से 3-4 साल पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट जो पर्सनैलिटी है उनके इंतकाल में आपने ये के अरसे के दौरान जो है ये मीम रोटेट होती पड़ी होगी कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी होती हैं ना, ये बेसिकली जो है ये वही बात है कि माइंड प्रोग्रामिंग के लिए होती हैं, क्योंकि लेटर ऑन वो आपको ये बताएंगे कि देखें जो इस्लाम है ना, ये जो है ये देखें ये इस तरह की कैपिटल डेथ पेनल्टी वाली पनिशमेंट जो है वो इनको इम्प्लीमेंट करता है। जो शरिया की सजाएं हैं ना, ये तो बहुत गैर इंसानी है। तो अब जो है वो फौरन से जो है वो आपका स्टैंस क्वेश्चन में चला जाएगा। अच्छा, अगर अब हम ये कहें कि शरिया नाफिज हो तो इसका मतलब है हम तो बहुत ही कोई गैर इंसानी मुतालबा करेंगे। ठीक है, तो इस लेकिन अब और चूंकि इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, लिहाजा ये कि हमें जो है ना ये मुतालबा ही नहीं करना चाहिए। तो दैट्स हाउ दे प्ले विद आवर माइंड्स कि इस तरह के जो है ना वो हमारे पास जो भी, यानी वो जो भी मीडिया इस्तेमाल करके हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिर ये हुआ कि जब अल्लाह ताला को या जब किसी भी किस्म के गॉड को हमने इक्वेशन से निकाल दिया, ठीक है, और इससे इस ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ अभी जब यूरोप में भी 1960-70 की दहाई में जो है ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इबॉर्शन था, कॉन्सेप्ट ऑफ इलीगल रिलेशनशिप था, और फिर जो है ये होमोसेक्सुअलिटी हो गई, ड्रग्स हो गई, पोर्नोग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें उस वक्त अभी उस मुआशरे में भी बहुत बड़ा आप जिसे कहें कि एक बहुत बड़ा टैबू हुआ करती थी। ठीक है, यानी अभी आप अब से तकरीबन अगर आप 50-60 साल पहले भी चले जाएं तो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का इतना होल्ड था कि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की ही जो मॉरल वैल्यूज थी वो एटलीस्ट वेस्ट में भी फॉलो की जाती थी। टॉकिंग अबाउट यूरोप और इंग्लैंड और अमेरिका और जो जितने भी वेस्टर्नर्स हैं, फिर तो ये सारे जो हैं ये इन्हीं मॉरल नॉर्म्स को फॉलो करते थे, क्योंकि बहरहाल चाहे वो तहरीफ शुदा बाइबल थी, चाहे वो पॉप का लाया हुआ कानून कानून था, मतलब वो जो भी था उसको मोल्ड करके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो उसके अंदर खुदा के अहकामात जो है वो उनकी बात की जाती थी। लेकिन फिर ये कि जब जो है वो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो सेक्युलरिज्म है, तो अब जो डिवाइन मोरल्स है ना उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अब जो है वो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब जो है वो डिवाइन स्क्रिप्चर्स जो है ना, ये हमारे लिए डिफाइन नहीं करेंगे कि सेक्स के बारे में क्या रूलिंग होनी चाहिए, पोर्नोग्राफी के बारे में क्या रूलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारे जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स के जो मोरल नॉर्म्स थे ना, जो कि डिविनिटी से आ रहे थे, जो अल्लाह ताला से आ रहे थे, जो वही के जरिए आए थे, तो उन सबको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर जो है वो उसका सबसे बड़ा जो एक इफेक्ट था वो जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो मैरिज, सेक्स और रिप्रोडक्शन है, इसका जो आपस में ये राब्ता है इन तीनों का, ये जो चीज़ें जो कि आपस में गुंदी भी थी अब्राहमिक रिलीजन के अकॉर्डिंग, ये सारा राब्ता जो है वो आ, ये सारा ये ताल्लुक जो था उसको तोड़ दिया गया। देखिए, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हरबा ही ये था। देखिए, शैतान के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि नस्ल इंसानी जो है वो खत्म ही हो जाए, वो रहे ही ना। ठीक है, उसका नंबर ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए जो है वो और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शादी का जो रिश्ता बनाया है ये क्यों बनाया था, और ताकि ये कि एक तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अपना जो भी उनके जिनसी तकाजे हैं वो हलाल तरीके से पूरे करें, और सबसे बड़ा इसका मकसद क्या है कि रिप्रोडक्शन हो, ताकि नस्ल इंसानी की बका हो। इसीलिए इस रिश्ते का हलाल के साथ कायम रहना इतना ज़रूरी था, जिससे इंसान का लाइनिएज, इंसान की नस्ल डिटरमिन होती है।
अगर कोई औरत किसी भी मर्द के साथ ताल्लुक रख रही है, कोई मर्द किसी भी औरत के साथ ताल्लुक रख रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि एक बच्चा जो है वो उसका ताल्लुक किस उसका बाप कहाँ है, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स। तो इस तरह ये कि इस तरह किसी भी इंसानी नस्ल का जो है वो कोई तयन नहीं हो सकता। और इस तरह जो मोरालिटी होगी, यानी वो जो सारी मोरालिटी के प्रिंसिपल्स थे जो डिविनिटी के स्क्रिप्चर से आ रहे थे, जो अल्लाह की तरफ से आ रहे थे, जो खुदा की तरफ से आ रहे थे, वो सारे के सारे जो है वो खत्म कर दिए गए। जब वो खत्म कर दिए गए तो फिर ये इस बात को जो है ना वो इस्टेब्लिश किया गया कि जिन्स के जज्बे का इंसान में होना, इसका सिर्फ वाहिद एक ही मकसद है, और वो है प्लेजर और डिजायर्स। यानी ये एक डिजायर है जिसे पूरा करने से प्लेजर होता है, जैसे कि हम कोई भी और डिजायर है उसको पूरा करते हैं और प्लेजर लेते हैं। तो इस तरह ये भी एक डिजायर है जिसे पूरा करने से हमें प्लेजर हासिल होता है। लिहाजा इसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो, चूंकि एक थोड़ी सी एक बंदिश आ रही थी शादी और उसके उसकी वजह से, और फिर ये था कि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अंदर जो रूल्स थे ना शादी को लेकर और डिवोर्स को लेकर, वो बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स हैं। वो हमारी इस्लाम की तरह नहीं है। इस्लाम तो दीन हनीफ है। इस्लाम ने तो हर हर चीज़ के जो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मोहम्मदी के लिए शरिया के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलियात जो है और बहुत ज़्यादा आसानी पैदा फरमाई है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को फाइनली चूज़ किया हमारे लिए। तो इसलिए ये कि वहाँ वो एक वो सख्ती थी एक शादी को लेकर, और फिर जो औरतों को उसके अंदर रिप्रेस किया जाता था, उनको जो है वो मर्दों के बराबर इंसान नहीं समझा जाता था। आपको ये बातें सुनते हुए हैरत हो रही होगी ना, ये अब से जो 50-60 पहले, अभी भी औरतों को तो कोई बराबर के हकूक नहीं मिले। ये तो सारा सिर्फ आपको एक मीडिया का चार नजर आता है ना कि औरत आज़ाद हो गई है। लेकिन ऐसा ही था तब भी जब कैथोलिक क्रिश्चियनिटी इंप्लीमेंटेड थी, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है अभी भी, जहां पर इस्लाम के नाम पर जो है वो सिस्टम कोई सा भी नाफिज है किसी भी मुल्क में। तो ये बात हो रही थी कि जैसे ही जो है वो अटैक हुआ इस चीज के ऊपर, इसके ऊपर कि सेक्स जो है उसके लिए एक सेक्स फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। फिर बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया, स्कॉलर्स जो हैं उनका काम, यानी जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनका काम बड़ा, जैसे फ्राइड सिगमेंट का इसके बारे में बहुत बड़ा रोल है, कि वो हर चीज को सेक्सुअलिटी के साथ रिलेट करता है। इंसान की साइकोलॉजी का जो मेजर पार्ट है वो सेक्सुअलिटी से आता है। और नो डाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव रखी है। लेकिन अल्लाह ने ये ड्राइव इसलिए रखी है ताकि दो मियाँ और जो दो, मतलब एक मर्द और औरत हैं, वो मिलकर एक घराना बनाए हलाल के तरीके से। और जो अगर उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन नहीं होगी, तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट सकता है। तो हम ये इसलिए हम देखते हैं कि इस बॉन्ड की वजह से जो है ना वो बहुत सी मैरिजेस जो हैं वो, बहुत से घराने इस बॉन्ड की वजह से चलते हैं। प्लस ये कि चूंकि मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो मर्द जो है उसके लिए तो ये ज़्यादा आसान है कि वो शादी ना करे, वो जिम्मेदारी ना उठाए। लेकिन उसकी ये डिज़ायर इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको उसकी फुलफिलमेंट के लिए एक हलाल तरीके से जो है उसको एक मैरिज का जो इंस्टीट्यूट है वो उसको उसकी तरफ आना पड़ता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को डिज़ाइन ही इस तरह से किया था। लेकिन ये कि भई जो है वो अब जो है वो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि चूँकि अल्लाह ताला तो कोई नहीं है, ना कोई गॉड है, तो ना ही जो है वो कोई वही या कोई ऐसे स्क्रिप्चर हैं। तो अब हमने ये फैसला किया है कि मैरिज-वैरिज जो है ना इसका ये निकालें आप बीच में से, क्योंकि इसने हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी मुश्किल बनाई हुई हैं। तो यहाँ मैरिज के स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। चलें इसको ठीक ही कर देते हैं। तो इसलिए ये कि जो है वो जीन्स के ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, और जिसका जब दिल करे वो अपनी जिनसी लज्जत पूरी करे। और उसके लिए सिर्फ ये शर्त होनी चाहिए कि वो जो दोनों उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं पार्टनर, उन दोनों का कंसेंट होना चाहिए। यानी जना बिल जबर तो गुनाह तो जो है वो एक क्राइम रहेगा, लेकिन जना बिल रजा जो है उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। तो उसको नॉर्मलाइज करने के बाद भी हुआ ये कि कल्चरल नॉर्म्स जो थे वो अभी ऐसे थे कि उसकी वजह से जो है, यानी अब ठीक है कि अगर आउट ऑफ द वेडलॉक भी जाकर कोई टीनेजर्स हैं या कोई एडल्ट्स हैं वो आपस में सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि प्रेगनेंसी होगी, जाहिर सी बात है, तो वो बात जो है वो माशरे में खुल जाएगी। तो फिर जो है वो मतलब ये उस वक्त भी अभी ये बात बहुत बुरी समझी जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कल्चरल नॉर्म्स जो थे उनका प्रेशर जो है वो भी था इतना। तो फिर ये हुआ कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई पिक्चर में 1959 में, जिसके बारे में हमने बात की। तो फिर ये हुआ कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आ गई तो एक वे आउट मिल गया।
अब जो है वो एक हमें बहुत आसान रास्ता मिल गया कि आउट ऑफ द वेडलॉक, शादी के बंधन के बगैर भी हम सेक्स करते फिरें जिसके साथ हमारा दिल चाहे, जब हमारा दिल चाहे। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर कोई प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए जो, या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। और फिर ये कि सून आफ्टर जो है वो इमरजेंसी पिल्स भी आ गई कि अगर हो भी जाती है प्रेगनेंसी तो उसको भी ज़ाया करने के लिए जो है वो इमरजेंसी पिल्स भी ले सकते हैं। और आज हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं दे आर इन प्लेस ऑलरेडी। तो अब जब ये डिसाइड हो गया कि भाई जो वो फिर ये था कि एबॉर्शन के लॉज जो हैं उनको जो मतलब लीगलाइज करने का जो है, जो आजकल अभी भी चल रहा है अमेरिका की कुछ स्टेट्स में तो हो गया है कि एबॉर्शन जो है वो उसको लीगलाइज कर दिया जाए, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स, बहुत सी दूसरी ऐसी हैं जहां पर अभी ये रेवोल्यूशन चल रही है। तो यानी ये पिछले 40-50 साल का जो नक्शा है ना, इसी के अंदर अंदर आप ये कह लें कि इंसानों की सेक्सुअलिटी को लेकर जहां पर यानी और भी मॉरल वैल्यूज डिस्ट्रॉय की गई हैं, वहां पर इंसानों की सेक्सुअलिटी को लेकर परवर्जन को बढ़ा दिया गया है। परवर्जन को यानी आप कह लें कि उसके अंदर जो है वो एक एबनॉर्मेलिटीज जो है वो उसके अंदर, जो कि बिल्कुल एक फितरा के अगेंस्ट है। तो फिर ये डिसाइड हो गया कि सिर्फ लव और कंसेंट की ही अहमियत रह जाएगी, बाकी हमें और किसी किस्म की सोशल मोरल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। एक मर्द और औरत के ताल्लुक में और कोई चीज़ जो है वो उस ताल्लुक को डिफाइन नहीं करेगी, सिवाय दो बातों के कि क्या उन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार है, मोहब्बत है, और ये कि क्या वो कंसेंट कर रहे हैं उस रिलेशन को या नहीं। तो यहाँ तक जो है जब हम आए तो इसे जो है वो हमने सेक्सुअल रेवोल्यूशन का नाम दिया। फिर सेक्सुअल रेवोल्यूशन तो आ गई, लेकिन सेक्सुअल रेवोल्यूशन तो अभी ये हेट्रोसेक्सुअल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ये हमने वो सफर पढ़ा है जो मैंने आपको कहा है, नॉर्मेटिव हलाल से नॉर्मेटिव हराम तक हम आए। इसके बाद होमोसेक्सुअलिटी कैसे आई है इसके अंदर? फिर ये हुआ कि जब बात यही तय हो गई कि जब सिर्फ यही दो जज्बे मैटर करते हैं, लव और एक दूसरी चीज है कंसेंट, तो फिर ये इतना जरूरी क्यों है कि जो है ये जज्बा हमारा ऑपोजिट जेंडर की तरफ ही हो? भाई हो सकता है कि कोई इंसान जो है उसको अपनी सेम जेंडर की तरफ जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाए। तो इस तरह की फिर जो परवर्जन थी, क्योंकि देखें जब तक नॉर्मेटिव हराम भी था ना, तो वेस्टर्न सोसाइटीज जो है ना वो तब भी होमोसेक्सुअलिटी के बहुत खिलाफ हुआ करती थी। ठीक है, ये 1969 की बात है, मैनहट्टन में इनके जो जो ये होमोसेक्सुअल मतलब बहुत कम थे ये तादाद में। आज भी अगर हम दुनिया की आबादी के हिसाब से देखें तो इनकी रेशो प्रोपोर्शन बहुत कम ही है। तो 1969 में मैनहट्टन में इनके वो इनकी गैदरिंग्स हुआ करती थी। ठीक है, यानी वो कोई क्लब या बार या कोई ऐसी जगह ये चूज करते थे जहां पर ये लोग मिला करते थे आपस में। और ये तब से जो है वो फिर ये हुआ कि पुलिस ने उनके ऊपर रेड किया और उनका बहुत, जैसे आप कह लें कि उनको मारा भी और खून खराबा हुआ। उस देयर आफ्टर ये चीज एक रेवोल्यूशन की शक्ल में उठ गई, यानी एक तहरीक उठना शुरू हो गई। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये जो है वो 1989 की बात है, यानी 1969 के बाद से हम ये कह सकते हैं 1959 में पिल आई है और हमारी सेक्सुअल रेवोल्यूशन आई है। जो हमारा सोशल फैब्रिक था शादी का वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ। ठीक है, और जिसके बाद जिसके नतीजे में जो है वो अब ना शादी की जरूरत है, ना ही सेक्स इसलिए की जा रही है कि बकाए नस्ल इंसानी जो है वो हमारे मतमय नजर है। ठीक है, तो जो है वो उसका उसका लाजमी नतीजा, चलें वो नतीजा फिर बाद में देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा फिर ये हुआ है कि 1969 में जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हुई, यानी कि अब उन्होंने जो है वो अपने एहतजाज करने शुरू किए, अपनी तहरीकें निकालनी शुरू की कि हम पर इतना जुल्म होता है, पुलिस हम पे रेड करती है, ये है वो है। तो इसी दौरान में 1989 में दो गे लोग थे, दो गे, मार्शल कर्क और हंटर मैडसन, इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके सामने। इन्होंने एक बुक लिखी, आफ्टर द बॉल। और ये दोनों जो इंसान है जो थे, ये हार्वर्ड ट्रेन थे। ठीक है, मार्शल कर्क एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट थे और हंटर मैडसन जो है वो एडवर्टीजमेंट एग्जेक्टिव थे। इन्होंने बुक लिखी आफ्टर द बॉल, हाउ अमेरिका विल कंकेयर इट्स फियर एंड हेटेड ऑफ गेज इन द 90s। यानी 90s की दहाई शुरू हो रही है, तो अब जो है वो प्लान किया गया कि 90s में किस तरह से जो है वो हम माइंड प्रोग्रामिंग को और मीडिया को यूज करके हम ऐसा कोई एजेंडा बनाएं कि जिससे जो है वो जैसे ही जब अगली मिलेनियम स्टार्ट हो तो दुनिया जो है वो जो है वो रिसेप्टिव हो जाए होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट को। इसलिए हम देखते हैं कि के 2000 में जो है वो नीदरलैंड में सेम सेक्स मैरिज बिल पास हो चुका था। अब आप देखें कि ये कितने अगर आप एक डिग्री वाइज देखें, अगर आप यानी एक जो है वो एक सेकुलर नॉलेज के हिसाब से देखें तो ये दो बहुत यानी इंपॉर्टेंट शोबों से ताल्लुक रखने वाले इंसान थे। अब ये खुद भी गए थे और इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ये जो किताब है आफ्टर द बॉल, जिसके अंदर इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, अनअबैश्ड प्रोपेगेंडा।
यानी ये एक अनअशेमफुल प्रोपेगेंडा, यानी एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसको अनाउंस करते हुए हमें कोई शर्म नहीं है। और ये प्रोपेगेंडा हमने बेस करके, किस चीज़ पर बेस करके बनाया है? साइकोलॉजी के और एडवर्टीजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है ना, उनको हमने स्टडी किया है कि किस तरह, और उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि डीसेंसिटाइजेशन करेंगे हम। कैसे करेंगे डीसेंसिटाइजेशन? गे रिलेटेड मटेरियल को फ्लडेड किया जाएगा, ठीक है? यानी हर शोबा शोबा जो इंसानी जिंदगी का है, एक इंसान अपनी जिंदगी में जिस जिस चीज को भी एक्सपोज हो रहा है, टीवी को एक्सपोज हो रहा है, अखबार को हो रहा है, टेलीफोन को हो रहा है, बिल बोर्ड्स को हो रहा है, लोगों की जर्नल कन्वर्सेशन को हो रहा है, हर वो चीज जिससे जो भी मीडिया के तौर पे काम करती है, अब हम मैस मीडिया हम पढ़ के आ चुके हैं, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो उस पे आप गे रिलेटेड मटीरियल जो है ना, वो उसको आप धड़ाधड़ उसके ऊपर शाया करें, ठीक है? और छाया कैसे करना है? ऐसे नहीं छाया करना कि मतलब आप दिखाएं कि जी दो गे हैं और आप उनके कोई सेक्सुअल एक्ट दिखा रहे हैं, यानी नॉट इन अ ग्राफिक वे, इन द लीस्ट ऑफेंसिव वे, ठीक है? ये एक बहुत जो है वो जरूरी बात है, यहाँ पर मैं आपके लिए अंडरलाइन भी कर दूं, इन द लीस्ट ऑफेंसिव वे। यानी कैसे? कि उसको जो है वो बहुत ठंडा मीठा करके दिखाया जाएगा, दिखाया जाके कि वो बहुत मजलूम है, और दिखाया जाएगा कि उनकी तो ये बाय बर्थ उनकी डिजायर्स ऐसी थी, तो इसलिए जो है वो उनके साथ अगर ये इस तरह का कोई सलूक हो रहा है तो ये बहुत ही यानी बुरी बात है। आखिर वो कौन सी कोई ऐसी गलत बात मांग रहे हैं? वो कौन सा कोई सोसाइटी में जो है वो कोई फसाद क्रिएट कर रहे हैं? और या फिर ये कि उनके मुकाबले में कोई और ऐसा बंदा दिखा के जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ होगा, तो ये दिखाया जाएगा कि वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा है उसको तो जिंदगी अपने अंदाज में जीने की इजाजत है, लेकिन एक एक वो दो इंसान जो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो कितनी पाबंदियां हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से कि वो उन चीज़ों को बहुत प्यारा सा बना के, और उनको बड़ा न्यूट्रल सा बना के, और उनको बड़ा ऐसा बना के कि ये तो बहुत ही जो है वो अनहार्मफुल है, यानी कोई किसी किस्म का इनसे खतरा ही नहीं है कि ये इतनी कोई अच्छी चीज़ है ये। तो वो ये सारा जो इनका जो भी प्रिय अनabashed प्रोपेगेंडा था, उसी के ऊपर अमल करते हुए जो है वो पहले अमेरिका में, और अमेरिका की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सुपर पावर को टारगेट किया जाता है। क्योंकि बात वही होती है ना कि जैसे सेलिब्रिटी को मैसेज फॉलो करते हैं, तो इसी तरह जो सुपर पावर होती है ना, वही वर्ल्ड के जो दुनिया के डायनामिक्स है ना, उनको कंट्रोल कर रही होती है। तो सबसे पहले हम अमेरिका को करेंगे, एंड देन वी विल गेट द होल वर्ल्ड डाउन थ्रू द अमेरिका, कि अमेरिका के रास्ते फिर जो है वो बाकी सारी दुनिया को भी उस पर ले आएंगे, ठीक है? अब आप अगर ये देखें कि आप अगर बात करते हैं इस इफेक्ट की, पाकिस्तान में बिल पास हो चुका है, वो करवा चुकी है इल्यूमिनाटी वहां बिल पास। अभी भी एट लार्ज पब्लिक को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बात किसकी हो रही है, ठीक है? तो यानी उन्हें इससे गर्ज नहीं है कि आम जो पब्लिक है वो क्या सोचती है या उसके क्या कॉन्सेप्ट्स है, नहीं। वो उन्होंने अपनी जहां बिल पास करवाने वो करवा देंगे, क्योंकि एट द एंड जो भी डिसीजन होगा वो तो लॉ की बेस पर होगा ना। अगर एक चीज लॉ बनी हुई है तो फिर उसको पर एक्शन लिया जा सकता है, एक चीज लॉ नहीं बनी हुई तो फिर उसको पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है? तो दैट्स हाउ वी एंडेड अप इन द होमोसेक्सुअलिटी। तो इस तरह से जो है वो ये कहा जाता है कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी और गे राइट्स लिबरेशन मूवमेंट है, दे रोड ऑन द कोटेल्स ऑफ सेक्सुअल रेवोल्यूशन। ये जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन आई है, उसी के आप कह लें कि उसी के जो है ना वो आप कह लें कि पल्लू को पकड़ते पकड़ते, ठीक है, इस तरह हम इसको कह सकते हैं, उसके पल्लू को पकड़ते पकड़ते पीछे जो है वो होमोसेक्सुअलिटी आई है। आई इसको नटशेल में करके और फिर आगे चलते हैं। कैसे इसको नटशेल में हम करते हैं कि एक वक्त था कि होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्रिमिनल एंड सिंफुल एक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। एक वक्त था आपसे 50-60 साल पहले जब होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो ना सिर्फ वो उसे गुनाह समझा जाता था, बल्कि उसे एक क्रिमिनल एक्ट, यानी वो लीगल नहीं थी, आप नहीं कर सकते थे, ठीक है? इसके बाद जो अगला स्टेप आया, वो स्टेप पहला स्टेप कैसा था? यानी हिजबुल शैतान का मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो स्लो पॉइजनिंग का इफेक्ट था, वो जो है वो क्या था, और वो किस तरह उसने जो है वो हमें वो किस तरह आज की सिचुएशन तक हमें लेकर आए। फिर पहला ये था कि जी आप ऐसा करें, इसे डीक्रिमिनलाइज कर दें, ठीक है? यानी ठीक है, आप लोग इसे गुनाह ही समझते रहें, आपके स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, ठीक है, हम भी मानते हैं, कोई इशू नहीं है जी आप इसे गुनाह समझें, लेकिन एटलीस्ट आप इसको जुर्म तो ना बनाए ना। अगर दो लोग आपस में ऐसे कुछ कर रहे हैं तो उससे सोसाइटी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल
कोई चोर चोरी करता है तो जाहिर सी बात है दूसरे इंसान का नुकसान हुआ जिसकी चोरी हुई, तो इसे तो एक जुर्म बनाना चाहिए ना। ठीक है। और फिर ये कि अगर जनाबिल जबर होता है तो जाहिर सी बात है जिस पर जबर हो रहा है उसके साथ तो ज्यादती हो रही है, तो ये भी एक गुनाह होना चाहिए। तो इस तरह अगर कोई टैक्स नहीं पे करता तो ये चीजें तो सॉरी एक क्राइम होना चाहिए। तो इस तरह जो टैक्स पे नहीं कर रहा और भी जितने क्राइम सोसाइटी में एज अ क्राइम उनको लिया जाता है, तो ये चीज इसको आप ऐसा करें कि एक क्राइम तो ना बनाएं, क्योंकि दो लोग आपस में कंसेंट भी कर रहे हैं, उनको आपस में मोहब्बत भी है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा, ना कोई इसका कोई नुकसान सोसाइटी में बाहर किसी को हो रहा है। ठीक है, आपकी वही आपके खुदा के मुताबिक ये सिंफुल है, आप इसे सिंफुल मानिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि आप इसे डी क्रिमिनलाइज कर दें। तो सबसे पहले जो है ये एक्ट जो है जो इसको इलीगल बनाता था इस दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, उस एक्ट को खत्म करवाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि ठीक है वो गुनहगार इंसान है, जो भी है वो एक अलहदा बात है, लेकिन आप इनको इक्वल राइट्स तो देना। ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहें, क्योंकि जब तक ये एक क्रिमिनल एक्ट हुआ करता था तो आपको पता है कि इन कंट्रीज में रहते हुए जो रहते हैं लोगों ने मालूम है कि कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड देना होता है। ठीक है ना, एक आपको पुलिस से जो है वो अपना क्लियरेंस लेकर जमा करवाना होता है कि जी मेरी कभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही। तो जाहिर सी बात है जब तक ये क्रिमिनल था तो ऐसे लोगों को जॉब नहीं दी जाती थी, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते थे, छुपाते थे। फिर ये हुआ कि जब ये डीक्रिमिनलाइज हो गया तो अब जो है वो अब वो ओपनली बता सकते हैं, क्योंकि अब एटलीस्ट उसकी बिना पर कोई उनको जेल पकड़ कर नहीं ले जाएगा, कोई उनको जुर्माना नहीं करेगा। तो अब वो इक्वली बता सकते हैं, तो उनके लिए इक्वल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, जो ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप ऐसा करें इनके लिए जॉब की इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। ऐसा ना करें कि आप ये कहें कि भाई हम, चूंकि आपकी ओरिएंटेशन ऐसे, यानी इस हैविंग सेड दैट, अगर आप कोई इस्लामिक स्कूल चला रहे हैं इन ममालिक में, या आप कोई भी जो है वो कैथलिक क्रिश्चियनिटी के आइडिया पर, जैसे ये ग्रामर स्कूल्स है, ये जितने भी हमारे पास होते हैं, ये क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, इनमें अगर आपने जो है वो अपना एक बनाया हुआ है कि भाई हम नहीं लेंगे होमोसेक्सुअल बंदे को एज अ टीचर, तो वो अब ये इस तरह के उनके राइट्स के बारे में इस तरह के लॉज बन गए हैं कि वो होमोसेक्सुअल बंदा उठ के इनके खिलाफ जो है वो अदालत में जा सकता है कि जी देखें ये मुझे मेरे राइट ऑफ जॉब से, जो मेरा हक है कि मैं दूसरों की तरह जॉब कर सकता हूँ, यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, ये मुझे इससे महरूम करते हैं। तो इस तरह से जो है वो उनके लिए इक्वल राइट का जो है, तो अब ये कि वो उसको ये, बल्कि इंग्लैंड में ऐसा हुआ भी था, किसी मॉल, किसी कोई ये चेन थी, जिसने जो है वो एक होमोसेक्सुअल एम्प्लॉय को जो है वो निकाल दिया था। जब उसकी ओरिएंटेशन पता चली तो उस मॉल ने उस चेन को निकाल दिया था अपने मॉल में से, और बाद में उस मॉल के ऊपर लॉ सूट भी उस एम्प्लॉय ने कर दिया कि जी इन्होंने मुझे निकाला है और इन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया है। तो वो उल्टा, यानी वो निकाले भी गए वहां से मॉल से, और वो अब पता नहीं कितने कितने हजार डॉलर जो है वो अब जुर्माना भी भर रहे हैं। यानी ये इक्वल राइट्स में आने का उनको फिर ये फायदा हो गया कि अब वो दंदना कर जो है वो बोल सकते हैं कि जी हम गेज हैं, हम लेस्बियंस हैं, और अब ये कि आप हमें रोक भी नहीं सकते कि हम जो है वो आपके सिस्टम में हर जगह से एंटर हो जाएं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये आया कि अब आपने उनको जॉब के राइट्स तो दे दिए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट देयर फैमिली। तो अब आप ऐसा करें कि सेम सेक्स मैरिजेस को आप लीगलाइज करें, एंड दैट वाज द फर्स्ट, जिसे कहते हैं ना बिगेस्ट अचीवमेंट इन दिस रिगार्ड। ये सबसे बड़ा माइलस्टोन था जो इन्होंने अचीव किया, लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। तो अब हमने पिछले उस पर पढ़ लिया था कि हर मुल्क में कहाँ, किस मुल्क में किस साल में ये लीगलाइज हुई हैं। उसके बाद से इनको वो तमाम हकूक मिले हैं, जैसे यहाँ पर एक शौहर और बीवी रहते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चों को गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल लिंक, जो हमारे यहाँ सेंट्रल लिंक है या जो भी वेलफेयर कंट्रीज है वहाँ पर गवर्नमेंट उनको जो भी वजीफे देती हैं, ठीक है, वो सारा जो कुछ है वो इनको मिलेगा। चूंकि अब ये तो सेम सेक्स है, वैसे तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये अडॉप्ट कर सकते हैं, और चूंकि आपको पता है कि इन कंट्रीज में तो अडॉप्टेड बच्चे भी जो है वो फैमिली का ही पार्ट होते हैं और उनको उसी तरह से राइट्स मिलते हैं जैसे अपने बच्चों को राइट्स मिलते हैं। तो इस तरह ये अडॉप्ट करके एक पूरी फैमिली भी बन जाते हैं, और उसके बाद जो है वो इनको जो है वो गवर्नमेंट पूरा फैमिली वाले इनको सारे इनको वज़ाइफ दिए जाते हैं, इनको हुकूक दिए जाते हैं। फिर ये कि अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप जिसके ऊपर अब चले गए हैं, वो क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि अब अगर आप सिर्फ ये कह भी दें, यानी मैं और आप, मेरे और आप जैसा एक आम बंदा ये कह भी दे इनसे कि ठीक है जी आप ये प्रैक्टिस करते हैं, ये आपकी सोच है या आपका अकीदा है, हमारा अकीदा इसकी इजाजत नहीं देता, तो हम होमोफोबिक लेबल हो जाएंगे और प्रॉब्लम हम में होगा
यानी हमें ये कहा जाएगा कि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको इंसानों की डिग्निटी का कोई ख्याल नहीं है, आपने इतनी ऑफेंसिव बात की है, इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, आप तो जी होमोफोबिक हैं। आपको चाहिए आप अपनी साइकोथेरेपी करवाएं और आप अपने अंदर कोई रवादारी लेकर आएं और आप जो है वो एक्सेप्ट करें लोगों को डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ, और आप जो है वो इस किस्म की बातें ना करें जिससे जो है वो लोगों की तरफ डिसरिस्पेक्ट शो होती है। तो ये तो खैर यहाँ तक है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी, एंड रिपीट माई सेल्फ हियर, कि ऑस्ट्रेलिया में, मुझे बाकी मुल्कों का नहीं पता, यहाँ पर तो ये कानून बन चुका है कि अगर आप अपने बच्चे को जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ रागिब हो रहा है, अगर आप उसको एडवाइस करने की कोशिश करते हैं तो आपको 10 साल जेल और अल्लाह जाने 4-5 हज़ार डॉलर जुर्माना या कुछ इसी के अराउंड जो है वो जुर्माना भी है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर कि आप अब उनको बुरा भी नहीं कह सकते, और इसीलिए जो है वो अब शर्मो शर्मी ये मगरबी ममालिक में जो मुसलमान बसते हैं, वो फिर वो बेचारे भी रेनबो वाला झंडा लेकर ना, वो अब आपको जो उनकी गे प्राइड परेड्स होती हैं ना, वो आपको सेलिब्रेट करनी पड़ेंगी, अब आप उनके साथ जाएंगे। ये बिल्कुल वही बात होगी जैसे बुश ने कहा था ना कि आइदर यू आर विद द टेररिस्ट और विद अस। तो अब ये वो वाला हम पर थोपा जा रहा है कि आइदर यू आर विद द होमोसेक्सुअल्स और यू आर अगेंस्ट अस, ठीक है, और यू आर एक्सट्रीमिस्ट, और यू आर द आउटकास्ट। ठीक है, और यानी ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से शैतान ने इतना जबरदस्त किस्म का प्लान मतलब एग्जीक्यूट करवाया है कि वो एक्ट जो एक दफा इस रोए जमीन पर क्रिमिनल और सिंफुल था, आज उस एक्ट को की ओपोजिशन में कुछ कहने वाला जो है क्रिमिनल हो गया है, और ये यहाँ तक जो है वो ये लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, ये तो अब हमने जो है वो स्टेब्लिश कर लिया। अब जो है वो हम चलते हैं आगे। अब जो है वो मैं बात करूंगी मुझे उन सवालों के हिसाब से भी जो कि आमतौर पे पाए जाते हैं और जो मुझे भी मिले, उनके हिसाब से हम बात करेंगे कि हमारे जहनों में क्या कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैंने सवाल कुछ जो है वो मैंने एड्रेस किए हैं, और बाकी फिर जो आप लोगों के इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं जो थोड़े ज़्यादा और कस्टमाइज सोल्यूशन जिनके लिए हमें चाहिए होगा, उनके बारे में इंशाल्लाह हम एट द एंड बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है, बट आई एम बॉर्न दिस वे। बहुत कॉमन था ये, मुझे जो सवाल मिला वो तो पैदा पैदा ही ऐसे हुए हैं तो फिर उनका क्या कसूर है। ठीक है, तो अब बिकॉज वी हैव एस्टेब्लिश दैट वी आर मुस्लिम्स, तो मेरे रेफरेंसेस कुरान से होंगे और हदीस से होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब मैं वैसे तो खैर साइंटिफिक स्टडीज भी जो है, मतलब साइंस की क्या मजाल है कि अगर वो ठीक पाथवे फॉलो करती है रिसर्च का, तो वो अल्लाह के उस तक ना पहुंचे या अल्लाह के हुक्म ही की हिकमत जो है वो हमें निकाल कर ना दिखाए। साइंस तो अल्लाह ही की तो बनाई भी है, तो इसलिए जो है वो हम, जी जानी, अच्छा मुझे अब आप लोग प्लीज डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। तो जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वाकई जो है होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडरिज्म, ये चीज जो है ये वाकई पैदाइशी आती है। तो पैदाइशी हम देखते हैं जनाब कि कितने जेंडर हैं हमारे पास है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाती हूँ। आप ये सबसे पहले हम सूरह नजम की आयत ले लेते हैं, बड़ा हो जा भाई। अच्छा चलें, अब आई डोंट नो कि आप लोग जो है वो इसको देख सकते हैं या नहीं। लेट मी सी वन थिंग। ओके नाउ चलिए, अब आप लोग जो है ना वो अपनी स्क्रीन पर इसको खुद ही जो है वो इलाज करके देख लीजिएगा। ये सबसे पहले ना मैं ये वाली आपके सामने आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो सूरह नजम की आयत है। ये ठीक है, मैं इसको नंबर 1 पे देख रही हूँ। तो इसमें जो है वो ये आयत नंबर हमारे पास है 45 और 46। इस पर आपने गौर करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में ये बात हो रही है, वो हमारा रब है, बिलाशुबा उसी ने जो जोड़े यानी नर और मादा पैदा किए, अज़्ज़करा वल उनसा, नर और मादा, और उस नुतफे से जब वो रहम में डाला जाता है, एक्सक्यूज मी, जज़ाकमुल्लाह खैर फॉर द पेशेंस। अच्छा, तो जब एक नुतफा रहम में डाल दिया जाता है, यानी जब एक सीमन ड्रॉप जो है मेल का वो फीमेल के रहम में आ जाता है, यानी जो है वो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है एग की और स्पर्म की, तो उससे जो है वो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने दो ही जेंडर्स पैदा किए हैं, नर और मादा। दिस इज वेरी साइंटिफिक। ओके, ये आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करनी है, जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो वो यहीं पे इसे वाजे कर ले, वरना आगे नहीं चल सकेंगे। तो मैं आपको जो रेफरेंस दिखाना चाहती हूँ कुरान से, वो ये दिखाना चाहती हूँ कि क्या कोई तीसरी जिन्स है, क्या कोई ऐसे हैं जो इसी तरह पैदा होते हैं कि उनको दरमियान में कुछ लटकता हुआ छोड़ दिया गया है। वो भी हम देखते हैं, पॉसिबिलिटी कोई हो सकती है। लेकिन ये कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में हमें ये बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इन टू जेंडर्स।
ठीक है जी, दे आर बोर्न इन टू जेंडर्स, और इसी से ही जो है वो आगे से नस्ल इंसानी चली है, ठीक है, और इसी से ही जो है वो आगे जो जोड़े हैं वो जोड़े बने, और जोड़ों से नस्ल इंसानी चली है। तो देयर आर टू जेंडर्स, अज़्ज़कर वल उनसा, यानी नर है या मादा है। अब मैं इसकी जेनेटिक्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा हम देखते हैं सूरह निसा में कि ये हमारे पास पहली ही आयत है सूरह निसा की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इंसानों से, तमाम बनिए नो इंसान से, यहाँ पर देखें मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अय्युहन नास है या अय्युहल आमन नहीं, हालांकि ये जो सूरह निसा है ये शरिया के अहकामात के साथ एड्रेस करती है, लेकिन ये वाली जो पर्टिकुलर बात है ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसका जोड़ा पैदा करके और उन दोनों से फिर मर्द और औरत कसरत से फैला दिए, ये अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को बता रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट और साइंस के ऊपर काम करने वालों ने तो बाकी सारे अकायद से भी आना था ना, ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या आइंस्टाइन और ये वो, तो ये इन सब ने मुसलमान तो नहीं होना था ना, इन्होंने तो दूसरे अकायद से भी आना था। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने तमाम बनियन इंसान को फुल एंड फाइनल बता दिया है कि मैंने दो ही तरह के जेंडर पैदा किए हैं, और उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बगैर पेरेंट्स के पैदा किया, उन्हीं की पसली से जो है वो हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा की गई हैं, और आगे लेकिन जो रिप्रोडक्शन हुई है इन दो जेंडर्स को। अच्छा, यहाँ पर भी आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए और उनके उनको एक उनके उनका साथी देने के लिए जो जेंडर बनाया है वो औरत बनाई है, वो हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं यहाँ पर कोई 5-6 तरह के जेंडर बना देते हैं, तो आपका जब दिल करे आप इनके साथ सोहबत करें, जब दिल करे वो आप इस जेंडर की तरफ माइल हो जाए, जब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से दिस इज साइंटिफिक थिंग, ओके, मैं आपको चाहती हूँ कि आप साइंस की इस बात को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बता रहे हैं इसको क्लियर कर लें यहीं से, कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैंने मर्द और औरत ही बनाए थे, उन्हीं से फिर मैंने आगे उनकी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फिर आगे जो है वो उनकी नस्ल नस्ल जो है वो चली है। इसी तरह अगर हम सूरह लैल की ये आयत देखते हैं तो इसमें भी फिर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात की कसम खा रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े अपने जो मज़ाहिर हैं उनकी कसम खा के ये फरमाते हैं कि उस साथ की जिसने नर और मादा पैदा किए, ठीक है, यहाँ पर, और ये बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है, बेशक तुम्हारी कोशिश, इन्ना सायाकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है। और तो यहाँ पर तफसीर के जो उलमा हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि पीछे बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नर और मादा पैदा किए, तो उनकी कोशिश, यानी उनका जो उनकी जो फील्ड ऑफ एफर्ट है ना, या उनका जो कह लें कि मैदान कार साज है, वो फर्क है। तो ये इट डज मेक अ सेंस ना, कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से इतना डिफरेंट बनाया गया है। सबसे पहली बात है उन दोनों का कि आपस में उस तरह की इक्वालिटी नहीं हो सकती जो जिसको आप जेंडर बेस इक्वालिटी कहते हैं। हाँ, इंसानियत की बिना पर बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक हम नहीं डिस्कस कर रहे, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही। लेकिन ये कि उन दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है, और उन दोनों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उन दोनों की जो साइकोलॉजी है, उन दोनों का जो ब्रेन है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों को टोटली डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर भेजा है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबले पर नहीं है, दे आर नॉट इन कॉम्पिटिशन, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, जैसे कनकेवो कन्वेक्स सर्फेसिस आप देखते हैं ना कि वो आप उनको आपस में मिलाते हैं तो वो मिलकर एक पूरा सर्कल बनाती हैं। तो इसी तरह जो है वो मर्द और औरत मिलकर जिंदगी का सर्कल और साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो आपस में एक दूसरे के मुकाबले पर अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाए, वो अल्लाह ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पैदा फरमाए हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये कहें कि कोई पैदाइशी ऐसा है, तो क्या कोई पैदाइशी ऐसा कोई थर्ड जेंडर हो सकता है? तो हमने ये देख लिया कुरान से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ दो जेंडर पैदा किए हैं, और फिर ये कि उनके ही लिए जो है वो सारी आगे शरिया अहकामात और शरिया जो रूलिंग्स हैं वो सारी की सारी उन्हीं के हिसाब से आ रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिन्होंने इस कायनात में, बल्कि इस कायनात को तो छोड़ें, जो और भी कायनातें हैं, ये जो मल्टीवर्सिस हैं, इसके अंदर एक जर्रा भी अबस यानी बेमकसद नहीं बनाया। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक पूरा जेंडर था बनिए नो इंसान का, और उसको ना कुरान में मेंशन किया गया, ना कुरान में एड्रेस किया गया, ना उनके हिसाब से कोई अहकामात उतारे गए।
तो इसलिए जो है वो ये कहना कि जी पैदाइशी ही ऐसे हैं, तो ये तो यहाँ से रिजेक्ट हो गई बात। अच्छा, अब जो पैदाइशी ऐसे होते हैं ना, उनके बारे में हम कुछ बात भी कर लेते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ। और इस्लाम और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई गोशा हमारे लिए ऐसा नहीं छोड़ा हमारे दीन में, बिकॉज ही हैज परफेक्टेड आवर रिलीजन। ठीक है, कंप्लीटेड नहीं, ही हैज परफेक्टेड आवर रिलीजन। क्या है? अलजौमा अकमलतु दीनुकुम, अकमल कर दिया मैंने, परफेक्ट कर दिया। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग जब ऐसे पैदा होते हैं कि उनके जेंडर उनकी उनकी ये चीजें क्लियर नहीं होती, तो फिर ये क्या बात है? क्योंकि ये कंफ्यूजन है जो मेरे और आपके जहनों में है। ठीक है, इंटरसेक्स वीएस ट्रांसजेंडर, यहाँ पर आप ये फर्क समझ लीजिए। ठीक है, आज ये बहुत जरूरी फर्क है। इंटरसेक्स और कैटेगरी है, ट्रांसजेंडर दूसरी कैटेगरी है। शैतान का हदफ यह है कि ट्रांसजेंडरिज्म को, ट्रांससेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जाए, ये जो कि होमोसेक्सुअलिटी भी उसी की एक आगे टाइप आती है। ठीक है, इंटरसेक्स वो है। चले मैं थोड़ा सा पहले आपको, मैंने एक बड़ी ये न्यूट्रल सी पिक्चर आप लोगों के लिए ली है। ठीक है, क्योंकि ये आई डिडंट वांट इट टू बी वेरी ग्राफिक, लेकिन ये कि बहरहाल पिक्चर के साथ काम चलाना था तो वो मुझे लेनी थी। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम सिंपल करके बात करते हैं। अच्छा, जब हम इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जब हम इंसान के तौलीदी निज़ाम की बात करते हैं, जिसकी बिना पर हम औरत और मर्द के जेंडर को डिफरेंशिएट करते हैं आपस में, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है अंदरूनी हिस्सा और एक होता है बैरूनी हिस्सा। ठीक है जी, अंदरूनी अंदरूनी और बैरूनी। यानी एक वो है जो हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे मिसाल के तौर पे हम खवातीन की क्या का जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, जो बेजादानी है, जो फिलोपियन ट्यूब है, ये हमारे जिस्म के अंदर है। ठीक है, हमें बाहर से नहीं नजर आ सकती। वेजाइना हमें बाहर से नजर आता है। ठीक है, इसी तरह जो मेल्स हैं उनका बहरहाल उनका उनका जो सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो जो है वो बाहर से भी नजर आता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो भी यानी बच्चा पैदा होता है, जो भी जेंडर जो पैदा होता है, पैदाइश के टाइम पर हम ये देखते हैं कि उसका जेनिटेलिया कैसा है। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में फिर बाद में मैं आपको कुरान से भी रेफरेंस दूंगी। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि ये जो हमारा अंदरूनी तौलीदी निज़ाम है, ये हमारा एम्ब्रियोलॉजिकली या माँ के पेट में ये किसी और स्ट्रक्चर से बनता है। और जो हमारा जो बाहर नजर आता है, ये जिसे आप कहने हैं हमारे जाहिरी जो उज्व हैं, जो आप जिसे मकामी मखसूसा भी कहते हैं उर्दू में, प्राइवेट पार्ट चले हम इंग्लिश में कह लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये फिर हार्मोन के जेर असर डिवेलप होते हैं। ठीक है, हार्मोन के जेर असर डिवेलप होते हैं। जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है, ये जो हमारा अंदरूनी तौलीदी निज़ाम है, जो इंटरनल सिस्टम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटरनल जो है ये हमारे जेनेटिक्स जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि ये औरत का होगा या मर्द का होगा। और एक हमारा है एक्सटर्नल बैरूनी। एक्सटर्नल जो है वो दूसरी जगह से बनता है, इंटरनल जो है वो दूसरी जगह से बनता है। सुबहान अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, कुरान की खूबसूरती, हमने तो गौर किया ही नहीं इस किताब पर। हमने गौर किया होता तो आप यकीन करें आज हमसे ज़्यादा बड़े और लर्नर्ड साइंटिस्ट ही ना होते। ये जो अंदरूनी हिस्सा है ना इंसान का तौलीदी निज़ाम का, इसके बारे में सूरह तारिक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। तो इंसान को चाहिए कि वो गौर करे कि वो किससे तख्लीक किया गया है। खुलिका मिम्माइन दाफिक, उछलते हुए पानी से। यखरुजु मिम बैनि सुल्बी वत्तराइब, जो कहाँ से रिलीज होता है वो पानी रिलीज होता है जो हमारी पसलियां हैं, जहां पर वो पीछे से हमारी बैकबोन है ना, वहां उसके साथ मिलती हैं, उस हिस्से से। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, कि ये जो हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये उसी जगह पर बनते हैं। मेल के तो बनते भी उसी जगह पर हैं और लेटर ऑन वो आहिस्ता 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 नीचे डिसेंड हो जाते हैं और नीचे फिर पाउच में आ जाते हैं। फीमेल के बनते हैं, फीमेल का जो ओरिजिन आता है ना, बनती तो इधर ही है फीमेल की, जहाँ होती है ओवरी, वो डिसेंड नहीं करती। लेकिन ये कि उसकी बनती कहाँ से, वो ओरिजिन वहीं से आ रहा है, यानी वो वहीं के जो खुली है ना, उन्हीं से वो ओरिजिन आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये हमने तो गौर किया ही नहीं कुरान के ऊपर। ये तो अफसोस का मुकाम है कि आज हमें जो है वो जेंडर भी ये साबित करना पड़ रहा है कि एक औरत होती है और एक मर्द ही होता है, उसके अलावा जेंडर नहीं होते। हम ऐसे फितने के दौर में हैं। लेकिन ये कि क्या करें, जब एक फितना आ जाता है तो फिर उसका रद्द के लिए जो है वो आपको ऐसी डिस्कशंस में जाना तो पड़ता है। बहरहाल एक्सटर्नल जो है ना, ये हमारा बनता है लेटर ऑन माँ के पेट में, हॉर्मोन्स के जेर असर। ठीक है जी, हॉर्मोन से। अच्छा, हॉर्मोन्स जो है ना, कुछ इस तरह के हमारे पास जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं जिनमें हॉर्मोन्स जो हैं वो ठीक से काम ना करें। ठीक है, कुछ हमारे पास इस तरह के
पैदाइशी नुक्स हो सकते हैं, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करते। यानी हुआ क्या कि अंदरूनी जो निज़ाम था, जो इंटरनल सिस्टम था, वो तो खातून का था, लेकिन उसके हार्मोन कुछ ऐसे गड़बड़ हो गए कि जो उसका अब जो बैरूनी हिस्सा बना है, जो उसका प्राइवेट पार्ट बना है, जिसको देखकर हमने डिटरमिन करना था, वो कुछ मेल टाइप बन गया। ठीक है, या फिर जो है वो ऐसा हुआ कि वो अंदरूनी जो है वो तो मेल था, उसके अंदर जो है वो उसके जो भी उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो तो मेल था, और उसकी टेस्टिस जो है वो अंदर पेट में कहीं रह गई हैं, और बाहर से जो है वो उसका जो बैरूनी जो उसका हिस्सा था, जो प्राइवेट पार्ट थे, वो फीमेल की तरह बन गए, क्योंकि हार्मोन जो है उनके अंदर किसी ना किसी जीन्स की वजह से, या कुछ और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कभी कोई एंजाइम ठीक से काम नहीं करता, उनकी वजह से ये होता है कि वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करते अंदरूनी और बैरूनी हिस्से एक दूसरे के साथ। ये हैं जिन्हें आप इंटरसेक्स कहते हैं। तो यानी अगर वो मेल है अंदरूनी, तो बैरूनी क्या हुआ कि वो उसका औरत वाला बन गया प्राइवेट पार्ट। या कुछ में क्या होता है, दोनों की तरह का होता है, कुछ में क्या होता है, कुछ औरत वाला प्राइवेट पार्ट तो बना होता है, लेकिन वो जैसे कुछ इस तरह से वो कुछ बड़ा बड़ा होगा कि वो मेल से रिजेंबल कर रहा होगा। कुछ में होगा कि मेल का बैरूनी हिस्सा बना तो होगा, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा होगा, जैसे आप कह लीजिए कि पूरी तरह नहीं बना होता जैसे। तो इस तरह की एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होने वाले जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरसेक्स। ठीक है, और इनको जो है वो मैं अगली स्लाइड पे जाती हूँ। पैदाइशी नक्स के साथ जो पैदा होते हैं इनको हम कहते हैं इंटरसेक्स। इनको हम खुनसा कहते हैं अपनी अपनी अरेबिक टर्मिनोलॉजी में, अपनी जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है उसमें इनको खुनसा कहा जाता था। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि तो देखा, ये तो एक तीसरा जेंडर आ गया। एक्चुअली ये तीसरा जेंडर नहीं आया, ये दो ही जेंडर हैं जिनमें पैदाइशी कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो जेंडर आपस में अमलगमेट हो गए हैं, पूरी तरह नहीं जाहिर हो रहे हैं। ठीक है, अंदरूनी और बैरूनी हिस्से एक दूसरे के साथ हार्मनी में नहीं चले। दिस इज अ डिजीज, दिस इज अ प्रॉब्लम, और इसका इंसिडेंस बहुत कम है। इसका इंसिडेंस है कोई, मेरे ख्याल है ये 1% है ऑफ ऑल द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों फातिमा, मैं ठीक कह रही हूँ? अगर आप हो तो आप अनम्यूट होके बता सकती हो। वी आर वी गोइंग राइट अप अंटिल नाउ? इसका इंसिडेंस मुझे वैसे तो नहीं पता, लेकिन 1 in a million चांस होता है कि ऐसी नॉर्मेलिटी प्रेजेंट करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। चलो चलो, हम फॉर द लेमैन हम कह देते हैं 1%। ओके, ये 1 in a million चले आप कर लेते हैं। उस 1 in a million में भी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर के ऑर्गन भी मर्द और खातून दोनों वाले हों, वो उसका भी 1% है। तो अब उसका इंसिडेंस आप क्या, कितना आप क्या निकाल सकते हैं? पता नहीं, वो तो फिर कितने वो तो शायद अरब में से पता नहीं एक इंसान हो इस तरह का। इतना कम होता है इंटरसेक्स का इंसिडेंस, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि पैदाइशी जो नक्स के साथ पैदा हो रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो कोई थर्ड जेंडर नहीं है। ठीक है, बच्चा बनने के दौरान कोई ना कोई जीन्स, या वो जीन्स जो हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, या एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्राइवेट पार्ट को बनाते हैं, शेप अप करते हैं, कोई एंजाइम होते हैं, बहुत सी उसके अंदर फिर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, किसी ना किसी लेवल पर कोई ना कोई गड़बड़ अल्लाह के हुक्म से ऐसी होती है कि वो पूरी तरह से उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो अपनी जीन्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। सही हो गया, यहां तक हम सब साथ हैं। इस पैदाइशी नक्स को हम कहते हैं इंटरसेक्स। दे आर कॉल्ड खुनसा। खुनसा के बारे में भी यानी कि हमारे पास जो है वो रूलिंग्स हैं। ठीक है, देर इज नथिंग लाइक इस्लाम ने कोई चीज छोड़ी है। खुनसा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई खुनसा होता था तो उसके लिए इस तरह से किया जाता था कि उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी उसका प्राइवेट पार्ट देख कर डिसाइड कर लेते थे कि ये ज्यादा किसकी तरफ है, ये मेल की तरफ है या कि ये फीमेल की तरफ है, तो उसको वही वाला जेंडर असाइन किया जाता था। ठीक है, लेकिन चूंकि उस जमाने में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं की हुई थी, आज के जमाने में तो हम इंटरसेक्स को जो है वो, और ये साइंस भी ऐसे ही करती है अभी भी। यानी मैं आपको, ये तो मैं तब की बात बता रही हूँ ना कि उस वक्त बच्चे का जो है वो प्री डोमिनेंट टेंडेंसी देख ली जाती थी। अच्छा, फिर जिनकी मैं आपको बता रही हूँ ना, जिन्हें खुनसा मुश्किल कहा जाता है, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को 2-3 दफा इसको सुनना पड़ेगा। खुनसा मुश्किल होते हैं जो ट्रू हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, मुश्किल यानी वो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो उस 1 in a million का भी 1% जो है ना, वो जो जिसे आप ट्रू हर्मेफ्रोडाइट, यानी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दोनों जिन्स बराबर मौजूद हैं। ठीक है, ये वो इंसान है खुनसा मुश्किल। इसका इंसिडेंस इतना रेयर है, इतना रेयर है। ठीक हो गया, बट दिस इज नॉट सम थर्ड जेंडर।
और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज के जमाने में काबिले इलाज ना हो। ये और सबसे मजे की बात ये है कि जो हमारी जो हम अपने जो हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है ना, उसमें इंटरसेक्स नहीं होते। ये है वो चीज जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और हम कहते हैं कि वो तो पैदाइशी ही ऐसे हैं, तो फिर उनका क्या कसूर है। जी नहीं, वो इस तरह नहीं थे। वो जो जिस गंद की, जिस इवल की, जिस फितना की हम बात कर रहे हैं, वो पैदाइशी एग्जिस्ट नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? हर बच्चा फितरा पे पैदा होता है। हर बच्चा फितरा पे पैदा होता है। अब हम खुद डिसाइड कर लें माजल्ला, या तो अल्लाह की बात झूठ है, या फिर हमारी बात, या फिर जो ये फितना फैलाने वाले हैं उनकी उनकी रीजनिंग गलत है फिर। ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो तो हक है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? हर इंसान को फितरा पे पैदा किया गया है। अब ये जो इंटरसेक्स जो बहुत रेयर केसेस है ना, ये इवन अगर हम अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी में भी देखते हैं ना, पाकिस्तानी सोसाइटी जैसी भी जो सोसाइटी है, वहां पर भी जो ये जो होते हैं ना ख्वाजा सरा, वो बेसिकली इनको नहीं लेकर जाते अपने साथ। ठीक है, वो ट्रांसजेंडर होते हैं जिनको वो लेकर जाते हैं, वो हम देखते हैं बाद में। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ये जो पैदाइशी नक्स के साथ आते हैं, ये खुनसा हैं। इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनके बारे में जो रूलिंग होती थी वो ये होती थी कि इनका डोमिनेंट देख लीजिए कि इनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया डोमिनेंस किस तरफ है। औरत की तरफ डोमिनेंट है तो औरत, मर्द की तरफ डोमिनेंट तो मर्द, तो उनको उसी तरह से फिर हुकूक मिला करते थे। हुकूक की क्या, से क्या मुराद है? यानी विरासत के हुकूक हो गए, और फिर बाकी जो भी सारे यानी मेल और फीमेल को लेकर जहां जहां भी डिफरेंट हुकूक आ जाते हैं ना, तो उन हुकूक को उसी तरह उनमें डिवाइड किया जाता था। देयर वॉज नो एनी थर्ड जेंडर। कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि चूंकि ये एक तीसरा जेंडर पैदा हो गया है, इनके लिए कोई अलहदा रूलिंग्स है, ऐसा नहीं हुआ। साइंस भी यही करती आई है। मैंने अभी खैर वो अपनी टैब्स बंद की हैं। मेरे पास यहाँ पर इंग्लैंड की जो है वो आप कहने के जर्नल्स थे, और उनकी रिसर्चेस थी, और मैंने उन्हीं का वो सारा खोला हुआ था अभी। तो वो सारे के सारे जो आर्टिकल्स थे उनमें मैं पढ़ रही थी। तमाम आर्टिकल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंगली हम साइंटिफिकली, यानी हम साइंस में भी यही करते हैं। अगर कोई इंटरसेक्स आज को पैदा हो जाता है ना, तो हम यही करते हैं, एट द टाइम ऑफ द बर्थ हम देखते हैं कि उस साइंस यानी डॉक्टर्स देखते हैं। अब तो हम ये तो है कि हम बहुत सारे टेस्ट करवा लेते हैं ना, हमें उसका जेनेटिक मेकअप पता चल जाता है ब्लड टेस्ट से, हमें पता चल जाता है कि इसकी सिवियरिटी ऑफ कंडीशन कितनी है। फिर जो है वो उसकी प्री डोमिनेंट टेंडेंसी, अब हम उसके अंदर के जेनेटिक मेकअप से भी, और उसका अपेरेंट जो जेनेटेलिया है, उन सबको देखकर एक प्री डोमिनेंट टेंडेंसी है डिफाइन कर लेते हैं डॉक्टर, और वो ही जेंडर उस बच्चे को असाइन किया जाता है। और ये मैं कोई बहुत पहले की बात नहीं करी, 2012 तक की स्टडीज मुझे मिली हैं, जिसके अंदर इसी तरह ही होता है हॉस्पिटल्स में। यानी कोई ऐसा जेंडर एक्स किसी ऐसे इंटरसेक्स को आज तक नहीं असाइन किया गया जिसे हम कह सकें कि दिस इज सम थर्ड जेंडर एंड दिस इज बाय बर्थ। यानी इंटरसेक्स को डॉक्टर्स भी आज की दुनिया में वो इसी तरह करते हैं। उनका सारा बस ये कि अब हमारे पास जरा सोफिस्टिकेटेड वो आ गए हैं, टेस्ट के आप कह रहे हैं टेस्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। अब हम अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, पेट में भी देख लेते हैं, जेनेटिक मेकअप भी डिटरमिन कर लेते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया को भी देख लेते हैं। तो अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काबिले इलाज होता है। अलबत्ता ये डिसाइड करना होता है कि कौन से बेबीज हैं जिनको एट बर्थ भी सर्जरी की जा सकती है, और एट बर्थ सर्जरी कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है उसके रिजल्ट। या फिर ये कि एडल्टहुड तक छोड़ दिया जाए, और उसकी जो है वो एक अपनी जो एक टेंडेंसी है उस इंडिविजुअल की, वो भी देखकर उसको अकॉर्डिंगली जो है वो सर्जरी जो है वो उसके परफॉर्म कर दी जाती है। यानी फिर कोई ना कोई वो एक ही जेंडर की तरफ टोटली भी कन्वर्ट हो जाता है, या वो मेल बन जाएगा या वो फीमेल बन जाएगा। तो हम यहाँ तक क्लियर हैं? मुझे चैट में लिखें कि हम यहाँ तक क्लियर हैं। ये सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। कोई जाग रहा है या सब सो गए हैं? हाँ जी, मुझे तो हाँ। क्लियर है। अच्छा, नहीं, यानी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इसका मतलब है और किसी को वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, जी, वो यानी अब आप ट्रांस आगे मैमूना, बताएंगी ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ कि तुम ये कह रही है कि फिर जब बड़े हो जाएंगे तो फिर उनके उसके हिसाब से तुम क्या कहना चाह रही है कि जो झुकाव जो उनका अपनी सोच का झुकाव उस साइड पे होगा, या बॉडी का तुम कह रही हो? नहीं, सोच का नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हार्मोन है ना, यही हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि औरतों की लिबिडो बहुत जल्दी चली जाती है, होता है ना। यानी औरतें बेचारी बच्चे पैदा करती हैं, तो वो कहती हैं कि अब हमें कोई इतनी कोई लिबिडो नहीं रह गई। लिबिडो क्या होती है? सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल डिजायर।
ठीक है, लेकिन मेल जो है उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत अरसे तक रहती है। औरतों में क्यों होता है कि ऐसा, हार्मोन्स उनके फ्लक्चुएट कर जाते हैं, उनके हार्मोनल शिफ्ट हो जाता है। हार्मोनल शिफ्ट हुआ तो वही मेरी तबीयत जो है वो अब अलाउ ही नहीं करेगी उस चीज को, या वो चाहेगी ही नहीं। तो ये हार्मोन जो उसके प्रीडोमिनेंट बलूगत तक जाके, चूंकि एडल्टहुड में हार्मोन्स जो है वो हमारे सर्च करते हैं ना, 10 साल तक हम देखते हैं बच्चों की सेकेंडरी सेक्स करेक्टर नहीं डेवलप हुए होते। 10 साल के बाद हम देखते हैं जो लड़के होते हैं उनकी आवाज भारी होना शुरू हो जाएगी, हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि हर बच्चे का कि किस एज में सेक्स सेक्स हार्मोनल अर्ज हार्मोन जो है वो सर्च करते हैं। और लड़कियों में जो है वो मीनार की यानी पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट बननी शुरू हो जाएगी। तो एडल्टहुड तक वेट करने का मतलब ये है कि उनके हार्मोन्स भी चलो स्टडी कर लिए जाएं तब तक कि कौन से हार्मोन है बॉडी में जो डोमिनेंट है। तो उस हार्मोन के अकॉर्डिंग उनको, चूंकि जो डोमिनेंट होगा उस बच्चे की सोच ऑटोमेटिकली वैसी ही होगी। अगर वो उसके डोमिनेंट हार्मोन औरत वाले हैं तो वो अपने आप को औरत के तौर पर ही महसूस करेगा, वो खुंसा जो है या वो जो इंटरसेक्स है। तो आप ऐसे, यही तो वो केसेस है जिनमें आप जेंडर सर्जरी एक्चुअली जिनमें रेकमेंड की जाती है और करनी चाहिए। तो फिर उनको आप जेंडर सर्जरी करके और उनको हार्मोन्स वगैरह और थेरेपीज यूज करके आप उनको कन्वर्ट कर पूरा, यानी किसी एक जेंडर की तरफ आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। वाही या की आसमा। हाँ जी, और किस किस का हाथ है, मुझे हाथ नहीं नजर आ रहा, जिसका है वो बता दे। फातिमा आप कुछ कहना चाह रही है, फातिमा आसिफ? जी जी जी, सलाम अलैकुम। बस मैं इसी वाले टॉपिक में मैंने कहा थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो जेंडर असाइनमेंट होती है वो हम्म बेसिकली उसमें होता है कि पहले जो था वो जब बच्चा छोटा था तभी से डॉक्टर और पेरेंट्स डिसाइड कर लेते थे, क्योंकि मतलब एनाटॉमिकली इट्स इजी टू मेक अ फीमेल रादर देन मेल, तो वो हाँ जेनेटिक के बगैर फिजियोलॉजिकली चेंज कर देते थे। फिर स्टडीज ये आई कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा थी जो कि जेनेटिकली मेल थे, और उनको हम्म सर्जरी से फीमेल कर दिया। तो फिर इन्होंने चेंज किया अपना पैटर्न कि हम जब बड़े होंगे, और फिर वो उसका खुद इंडिविजुअल का डिसीजन होना चाहिए कि हम्म वो किससे मतलब आइडेंटिफाई का मतलब ये कि वही हार्मोन्स वाली बात ना। लेकिन हम्म इवेंचुअली वो यही होता है कि जेंडर असाइन होता है और एक ही असाइन होता है, और हो सकता है कि फर्टिलिटी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन हम्म। वो होमोसेक्सुअलिटी वाली चीज वो नहीं होती है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो अब इसी चीज को पकड़ के उन्होंने, जजाकिल्लाह खैर फातिमा आपकी इनपुट का, ठीक है, यानी हार्मोन डिसाइड करेंगे, मेरी डिजायर नहीं डिसाइड करेगी। ये मेरे हार्मोन है, और वो हार्मोन का सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर साइंटिफिकली पूरा सॉफ्टवेयर डालकर भेजा है एक्चुअली। ठीक है, अब उठ के मैं उस सॉफ्टवेयर को अपनी किसी ख्वाहिशात की बिना पर चैलेंज करना शुरू कर दूं, और मैं कहना शुरू कर दूं नहीं जी मैं तो ये महसूस कर रही हूँ तो मैं वो महसूस कर रही हूँ, तो इंसानों की डिजायर्स की बिना पर तो कोई किसी किस्म की लीगल जो है वो रूलिंग्स नहीं ना बनाई जा सकती, ना मजाहिब में और ना ही मुमालिक के लिए। अच्छा, चलें फिर आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्टेब्लिश कर लिया देयर इज नो थर्ड जेंडर। जो इंटरसेक्स पैदा होते हैं, पहली बात तो ये कि उनका इंसिडेंस बहुत रेयर है, उनके अंदर में भी वो जो ट्रू हर्मेफ्रोडाइट है, जो खुंसा मुश्किल है, उनका भी जो है वो इंसिडेंस उनसे भी कहीं ज्यादा रेयर है। लेकिन बहरहाल चूंकि वो एग्जिस्ट करते हैं तो अल्लाह ने उनके बारे में कोई रूलिंग नहीं छोड़ी। तो उनके बारे में रूलिंग वही हो गई जो आज का डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता है, जो आज का मेडिकल बोर्ड भी प्रैक्टिस करता है, और वो यही है कि आप उनकी जो भी प्री डोमिनेंट टेंडेंसी है उसके मुताबिक उन्हें बर्थ पे आप उनको जेंडर असाइन करें। और जैसे हम अभी बात किया फातिमा ने कि पहले तो बर्थ पर ही सर्जरी भी कर देते थे, अब वो ये कहते हैं कि बलूगत तक वेट कर लिया जाए, तो हार्मोन्स, डोमिनेंट हार्मोन देख लेंगे, और उसमें जो है वो हम देख लेंगे कि वो किस तरफ उसको, किस जेंडर की तरफ उसको कन्वर्ट करना है। फिर हम बात करते हैं अब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरसेक्स की और ट्रांसजेंडर की। तो अब ये कौन से ट्रांसजेंडर कौन है, अब इनकी फिर इनका क्या, ये वो हैं जो बिल्कुल एक परफेक्टली बॉर्न मेल होता है या फीमेल होती है। ठीक है, एक परफेक्टली बॉर्न मेल या फीमेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये या तो बचपन में जो है वो पेरेंट्स देखते हैं कि जी हमारा लड़का है, लेकिन इसकी टेंडेंसी है कि इसको नाच गाना पसंद है, ये कभी फ्रॉक पहनता है बहनों के, कभी ये सुर्खी लगा लेता है, कभी ये बालों में पोनिया भी बना लेता है, या ये कि कोई लड़की है और उसकी टेंडेंसी जो है वो थोड़ी सी जो है वो मर्दाना हो गई है, वो मर्दों वाले कपड़े पहनने पसंद करती है, या वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, या इस किस्म की सिचुएशंस आ रही हैं। ये जो एक ग्रुप था, अच्छा ये चीजें एग्जिस्ट करती थी, करती हैं मेरा मतलब है, इसको भी जो एक शैतानियत का फोल्ड है ना उधर ले जाने में, यानी देखें ये चीज का हो जाना ना, और हमारे इर्द गिर्द मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखे हो ऐसे केसेस या नहीं देखे हो, जो है वो इस तरह के बच्चे होते हैं, पाए जाते हैं कि बचपन में जो है वो उनको ये होता है कि वो कहते हैं कि हमें ऑपोजिट जेंडर जो है ना वो हमें हमें वो बनना है, हमें ये नहीं बनना जो हम हैं, हमें वो बनना है। लेकिन व्हेन दे ग्रो अप
उनमें से मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि वही बात है कि प्यूबर्टी के हार्मोन्स आते हैं ना, तो वही लड़की जो मर्दाना फील करेगी ना, उसको जब फर्स्ट टाइम उसके अपने जो इस्ट्रोजन हार्मोन्स जब उसकी होगी ना, तो उसको उसी टाइम जो है वो मेल अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको पता चलना शुरू हो जाएगा कि बेसिकली वो मेरी एक कोई बचपन की सोच थी। अच्छा, अब ये जो है ना, इसे हम कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। चलें उससे पहले हम चलते हैं, बात हो रही थी कि जी वी आर बोर्न दिस वे, तो नहीं जी, देयर इज नो गे जीन। ठीक है, ऐसा जीन जो आपको बताए हमारे इंसान के डीएनए मेकअप में, वो जीन जो ये डिसाइड करे कि बड़ा होकर मेरी अट्रैक्शन जो है वो औरतों की तरफ होनी है या मर्द की तरफ होनी है, मेरी सेक्सुअलिटी को जो है वो कैसे डिटरमिन किया जाएगा, क्या उसके लिए कोई गे जीन है, तो नहीं जी, उसके लिए कोई गे जीन नहीं है। यानी नेचर या नर्चर, ये चीज जीन्स में थी या ये चीज हालात ने पैदा की है। तो ये चीज जनाब हालात पैदा करते हैं, ये जो ये सोच होती है ना जिस पे हम आगे चलेंगे, बट आई एम फीलिंग लाइक अ मेल और फीमेल, ओके। तो ये जो चीज है ना, ये जो है वो हालात ने पैदा की है, ये बाय बर्थ नहीं है। इसीलिए हम ऊपर ये सबसे पहले स्टैब्लिश करके आ चुके हैं, बाय बर्थ दे आर टू जेंडर्स, और इंटरसेक्स बहुत रेयर हैं, उनके प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिए, और वो भी इवेंचुअली वन और अनदर जेंडर में फॉल करते हैं। तो इसका मतलब है कि जेनेटिकली, अच्छा ये मैं आपको नहीं कह रही, ये मेरा दावा नहीं है, आप अभी भी जाएं तो ये स्टडी हुई है, मेरे ख्याल है 1990s था या प्रोबेबली 2009 था, बहुत सारी स्टडीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसमें ये बताते हैं कि भाई देयर इज नो सिंगल गे जीन, ठीक है। ये खुद ही इन्होंने रिफ्यूट कर दिया है, ये शायद ऑक्सफोर्ड की स्टडी थी, ऑक्सफोर्ड की थी या हार्वर्ड की थी। तो बहरहाल ये स्टडी जो है ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगी गूगल पे अगर आप जाएंगे। एक्चुअली बात पता क्या है, बात ये हुई कि इन्होंने ना बीच में साइंस को लाने की कोशिश की, ठीक है। जब सबसे पहले जाहिर सी बात है, जब सेक्सुअल रेवोल्यूशन के बाद होमोसेक्सुअलिटी की तरफ हिजबुल शैतान बढ़ रही थी, तो आपको पता है ना साइंस को बनाते हैं ना हम, जैसे यानी कि हर चीज को हम ये कहते हैं कि चूंकि ये साइंस की बिना पर ऐसे, इसलिए हम तो इसके ऊपर फेथ रखते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, सेक्युलरिज्म का जो मजहब है, सेक्युलरिज्म भी मजहब ही है ना, मैं तो मजहब ही कहूंगी। सेक्युलरिज्म के मजहब में इंसान खुद खुदा होता है ना, और खुद खुदा होने का क्या मतलब है कि अब उसका ऊपर खुदा शैतान बैठा हुआ है। तो खुद खुदा जब वो बनता है तो वो ये कहता है कि जो कुछ मैं साइंटिफिकली इस्टेब्लिश करूंगा, जो कुछ मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकूंगा, बस वही हकीकत है। चूंकि ना अल्लाह की जात प्रूफ की जा सकती है, ना फरिश्ते प्रूफ किए जा सकते हैं, ना रूह प्रूफ की जा सकती, सो दे डोंट एग्जिस्ट। ओनली दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, सो दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड, सो दिस इज व्हाट ऑल मैटर्स एंड दिस इज व्हाट ऑल एग्जिस्ट्स। ठीक है जी। तो अब हुआ ये कि इन्होंने साइंस का सहारा लेने की कोशिश की, तो इन्होंने जनाब बड़ी जेनेटिक स्टडी करना शुरू की कि किसी ना किसी तरह ना हम इनको साइंटिफिकली साबित कर दें कि जी ये हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो हमारी नेचर के अंदर है। हम तो जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरसेक्स जो है वो तो बेचारा पैदा ये फॉल्ट के साथ हुआ था, लेकिन ये जो है ना, इन्होंने बहुत साबित करने की कोशिश की कि जो गे जीन अगर हम साबित कर लेना, तो कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकेगा, कोई मजहब वाला भी, कि भाई ये जो है ना, तुम लोग तो ये फितरत लेकर नहीं पैदा हुए, तुम लोग ये बदफितरती तुम लोगों ने अडॉप्ट की है। ठीक है, दिस इज नॉट अ नेचर, दिस इज अ नर्चर, कोई हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि चूंकि ये इन लोगों का फिल्थ था ना, ये इन लोगों का क्रिएटेड फितना है ना, तो अब होता क्या था, कुछ टाइम के लिए तो आप गे बन गए, उसके बाद वापिस जो है वो आप औरत की तरफ आ गए, उसके बाद जो है वो कुछ टाइम आप एसेक्सुअल हो गए, उसके बाद कुछ टाइम जो है वो आप बाइनरी हो गए। चूंकि इनके गंद की कोई इंतहा नहीं थी ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करें, इस साइंस वाली बात को तो बीच से निकाल ही दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब कोई गे जीन नहीं है, एक्चुअली ये उनके अपने खिलाफ जा रहा था ये वाला साइंटिफिक एविडेंस। क्योंकि अगर कोई एक गे, जेनेटिकली एक बंदा कोई गे हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गे बनने के बाद फिर पछताए और फिर वो दोबारा जो है वो स्ट्रेट हो जाए, फिर वो कुछ अर्से के बाद अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर ले। एक चीज अगर जेनेटिकली डिटर्मिन हो जाए तो वो चेंज नहीं होती, सिवाय इसके कि उसका जीन कोई म्यूटेट हो जाए, सिवाय इसके। और वो क्यों होता है, अगर उसको कोई कीमोथेरेपी मिली है, उसको कोई बहुत ज्यादा रेडिएशन मिली है, तो वो तो एक आम बंदे के साथ तो केस नहीं होता ना। यानी अगर मेरे जीन्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे बालों का रंग काला है, तो मेरे बालों का रंग काला ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी में लेटर ऑन जाके मेरे बाल नेचुरली ब्राउन हो जाएं, फिर कभी नेचुरली ब्लू हो जाएं। अगर मेरे जीन्स में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने ये डिटर्मिन कर दिया है कि मेरी आंखों का रंग जो है वो ग्रीन या ब्लू है या ब्लैक या ब्राउन है, तो वो वही रहेगा। तो जीन्स के जरिए डिटर्मिन होने का मतलब ये था कि अगर वो गे है तो वो हमेशा से गे था, वो हमेशा गे ही रहकर मरेगा। एंड ही विल बी, एंड दैट विल बी अ वेरी नेचुरल लाइफस्टाइल फॉर दैट पर्सन, एंड दैट विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। होना तो ये चाहिए था। स्टडीज कहती हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन का रेट, सबसे ज्यादा सुसाइड का रेट जो है वो इस वक्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर है।
अगर ये चीज़ इतनी ही नेचुरल थी, ये चीज़ इतनी ही बाय बर्थ थी कि इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है और ये बिल्कुल उसके ऊपर कादिर ही नहीं है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के ऊपर, तो फिर कोई गे जीन होता जो कि नहीं निकला, जो कि जिसको इन्होंने फिर अपने फायदे के लिए यूज़ किया, कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बस ठीक है, ये तो हमारी फीलिंग्स है, ये इसको कोई जीन नहीं कंट्रोल करता, ये तो हमारी फीलिंग्स है। कभी हम फील करते हैं कि हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड है, कभी हम फील करते हैं कि हम सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना इन्होंने जो है वो कंफ्यूजन और इन्होंने फितना कैसा क्रिएट किया होता है। ये कंफ्यूजन्स क्लियर करने होनी जरूरी है। ये कंफ्यूजन्स क्लियर होंगी तो हम जवाब दे सकेंगे फिर किसी को। ठीक है, जैसे मैं आपको आज बता रही हूँ, आप लोगों ने लर्न करना है ताकि आप भी फिर किसी फोरम पर खड़े हों तो आप जो वो दलील की रोशनी में बात कर सकें। ठीक है जी, तो देयर इज नो गे जीन, ये स्टैब्लिश हो चुका हुआ है, इसलिए वो तो कहते हैं कि अब तो हम पोस्ट मॉडर्न दौर में हैं। आपको पता है कि द फनी थिंग इज कि पोस्ट मॉडर्न दौर में तो हम साइंस को भी नहीं मानते, यानी पोस्ट मॉडर्न दौर में सिर्फ इंसान अहम है और जो इंसान सोचता है वो अहम है। अब अगर साइंस, क्योंकि साइंस तो बेचारी ठीक ठीक रास्ता चलती है तो कुरान तक पहुंचती है, इसलिए अब उनको लाले पड़ गए, लेने के देने पड़ गए। उन्होंने कहा ये ना हो कि साइंस से प्रूव करते करते जो है ना वो हम तो हर चीज के ऊपर हम ही जो है वो हमारे ही गलत जो है वो खुलकर सामने आ जाए। तो छोड़ो छोड़ो ये साइंस वाली बातें भी छोड़ो, अब तो हम पोस्ट मॉडर्निज्म दौर में हैं, जहां पर जो बस जो मैं फील करूंगी, जो मैं सोचूंगी, मैं ही प्राइम हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही इनलाइटेंड हूँ। तो इसलिए कि हम तो साइंस को भी नहीं मानते जी, बस ठीक है आई एम फीलिंग दिस वे, सो बस आई एम फीलिंग दिस वे। सो बट आई एम फीलिंग दिस वे जो है, ये फील जो है, इज इट एन ऑथेंटिक फील? ये क्या चीज है? जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसजेंडर वो होता है जो एक परफेक्टली बॉर्न मेल या फीमेल होता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसको ऐसी फील आती है? यहाँ पर हम जेंडर डिस्फोरिया के टॉपिक को थोड़ा टच करते हैं। ये जो फील आती है ना, ये 2003 से पहले इस फील को एक साइकोलॉजिकल डिजीज समझा जाता था। ठीक है, जेंडर डिस्फोरिया की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, गूगल पर पड़ी, यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स उठाई हैं। ठीक है, जो यानी ये जो है वो एक ऐसी फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है। ठीक है, डिस्फोरिया का मतलब होता है डिसप्लेजर, ना खुश होना। मैं बहुत सादा अल्फाज में आपको बताती हूँ, एक इंसान अपनी बर्थ सेक्स से ना खुश है और वो ये महसूस करता है कि जो मेरे अंदर की ख्वाहिश है, जो मेरे अंदर की फीलिंग है, वो ये है कि मैं ऑपोजिट जेंडर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, यानी एक लड़का पैदा हुआ बाय बर्थ, एक जो है वो इंसान, वो लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो इस बात से बहुत नाखुश है और वो ये कहता है कि मुझे औरत होना चाहिए। मेरा अंदर मुझे ये बताता है, मेरी फीलिंग्स मुझे ये बताती हैं कि मुझे औरत होना चाहिए। एक औरत पैदा हुई है बिल्कुल बाय बर्थ, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, शी इज एबल टू रिप्रोड्यूस, उसका वेजाइना भी है, उसका यूट्रस भी है, सब है। लेकिन उसके साथ जो है वो ये कहती है कि मैं बहुत नाखुश हूँ कि मैं एक औरत पैदा हुई हूँ। मुझे जो है वो एक्चुअली एक मर्द, मेरा जो अंदर है, मेरी जो नफ्सियात है, वो बिल्कुल एक मर्द है, मुझे मर्द होना चाहिए। यहाँ ये इन्होंने जो बात बड़े ब्लॉक ब्लॉक लेटर में लिखी है, जिसकी वजह से मैंने ये पिक्चर भी उठाई है, जरा इसको मैं हाईलाइट करूं। ये देखिए, जेंडर डिस्फोरिया इज नॉट कंसीडर्ड पैथोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर। ये है वो पट्टी जो ये हमारी नस्लों की आंखों पे भी बांध रहे हैं, ये है वो पट्टी, ये है वो जहर जो ये घोल घोल के पिला रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन बातों को लिख भी लें आप अपने पास। 2003 से पहले अमेरिका का जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डिजीज एंड मेंटल इलनेसेस, डीएसएम, हाँ जी, ठीक है जी, डीएसएम के नाम से, यानी इंसाइक्लोपीडिया है जो अमेरिका का, डिजीज एंड मेंटल इलनेस, डिजीजेस एंड मेंटल इलनेसेस, प्रोबेबली इसी तरह ही है। उसमें 2003 से पहले जेंडर डिस्फोरिया को एक साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता था। उसमें वो मेंशन था, उसके अंदर शामिल था। ठीक है, तो होता ये है, जब आप किसी चीज को मेंटल डिसऑर्डर के तौर पे लेंगे तो आप उसके हल की तरफ जाएंगे और आप मरीज को ये बताएंगे कि देखो ये जैसा तुम फील कर रहे हो, हाँ वैलिडेट जरूर करते हैं, इंसानों की फीलिंग्स को वैलिडेट जरूर करना होता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तुम फील कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हें ये फील आ रही है, ठीक है, लेकिन इस फील की कोई ना कोई वजह होगी। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर मैं पहले आपको थोड़ा सा आगे जाने से पहले, चलिए इस बात को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, फिर क्या किया इन्होंने? इन्होंने जब अपने एजेंडे को आगे लेकर बढ़ना था तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो है वो इन्होंने मेडिकल साइंसेज से, चूंकि बेस हमारे पास मेडिकल साइंस से आती है ना, जब हम कोई मेडिकल डिजीज की बात करते हैं तो मेडिकल साइंसेज के ही डाटा को चेंज करना था। तो मेडिकल साइंसेज के डाटा को चेंज करते हुए 2003 के बाद से इन्होंने उस इंसाइक्लोपीडिया से इसे एज अ डिजीज निकलवा दिया है।
ठीक है, डिजीज निकलवा दिया ताकि अब जो है वो कोई उनको आराम से ये कह सके कि जो तुम फील कर रहे हो बेशक तुम्हें फील क्या आ रही है, लेकिन ये है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम भी है, ये ना उन्हें कहें। तो ये है वो जेंडर डिस्फोरिया, ये है वो फील जो आती है। अब ये फील क्यों आती है, मैं आपको इसके मोटे मोटे रीजन बता देती हूँ। अभी हमने हार्मोन्स की बात की है। एक तो मैंने आपको बताया इंटरसेक्स में ये होता है कि हार्मोन का डिफेक्ट बहुत सीवियर होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हार्मोनल जो प्रॉब्लम होता है ना वो बहुत सीवियर नहीं होता, बहुत माइल्ड होता है। वो सिर्फ इतना माइल्ड होता है कि आपको ये लगता है कि आप अपने जेंडर से बिलोंग नहीं करते और आपको दूसरा जेंडर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड बिलीव मी, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो मोर देन 80-90% ऑफ द केसेस जब एडल्टहुड तक पहुंचते हैं, बलूगत तक पहुंचते हैं, तो हार्मोन सर्ज नेचुरली अल्लाह की तरफ से उनको अपने जेंडर का मिल जाता है और उनकी ये थिंकिंग, उनका ये जो डिस्फोरिया है वो खुद ही क्योर हो जाता है। अब होता क्या है कि ऐसा बच्चा जो है उसको जब माँ बाप ये देखते हैं कि उसकी ऐसी टेंडेंसी है, तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद पता नहीं अब इसको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ केसेस की जो हुए हैं रियल लाइफ में। एक केस था, एक मतलब बहन थी बड़ी और उसका छोटा भाई था। जो बहन थी वो स्पेशल नीड्स की बहन थी। उसकी कुछ नीड ऐसी थी कि उसके पेरेंट्स उस बहन को, जाहिर सी बात है स्पेशल नीड के जो पेरेंट्स हैं दे नो इट वेरी वेल, वो उस बच्चे को उनको थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। वो जो बेटा था ना, उसको उसने क्या किया कि उसने अपनी बहन के तरह यानी उसने लड़कियों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए और लड़कियों वाली गेटअप बनाने शुरू कर दिए। पेरेंट्स परेशान हुए जब वो लेकर गए साइकोलॉजिस्ट के पास। तो साइकोलॉजिस्ट ने जब डिग डाउन किया डीप कि क्या रीजन है, तो पता चला कि चूंकि माँ बाप उस लड़की को, उस बच्ची को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे उसके प्रॉब्लम्स की वजह से, उसकी नीड्स की वजह से, तो बच्चे को लगा कि आपको एक लड़की होना पड़ेगा ताकि आपको माँ बाप की ज्यादा अटेंशन मिले, जिसकी वजह से उसने वो लड़कियों वाला गेटअप बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो जेंडर डिस्फोरिया है ये पैदाइशी नहीं होता। इट इज नॉट बाय नेचर, इट इज बाय नर्चर। जब एक बच्चा नर्चर हो रहा होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जब साइकोलॉजिस्ट ने उस बच्चे के साथ बात की, उसको समझाया, उसको काउंसल किया कि देखो तुम्हारी बहन की नीड्स हैं जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स उसको देते हैं, लेकिन इट डजंट मीन दैट दे लव यू एनी लेस। जब उसको ये रीएश्योरेंस मिल गई कि मोहब्बत उसको उतनी ही की जाती है, और थोड़ा पेरेंट्स ने भी अपने बिहेवियर को जो है वो रीवैल्यूएट किया और उसको रीडायरेक्ट किया, तो वो बच्चे का मसला ठीक हो गया। अब आप ये सोचिए कि ऐसे बच्चे को अब लाया जाए और उसको ये कहा जाए हाँ 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 बेटा तुम्हें लग रहा है कि तुम लड़की हो ना, बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही है, तुम अभी वेट करो मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगी, ठीक है। और वो मेडिसिन इतनी टॉक्सिक मेडिसिन हैं, दे हैव सच सीवियर साइकोलॉजिकल एंड मेंटल साइड इफेक्ट्स के आप डॉक्यूमेंट्रीज भरी 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 पड़ी हैं यूट्यूब पे। आप कन्फेशन ऑफ अ ट्रांसजेंडर पर्सन उठा के देख लें, जिन्होंने अपने जेंडर चेंज करवा लिए हैं ना, उनके उनके रिग्रेट्स और उनकी स्टोरीज आप खुद जाकर देखिएगा, मैं नहीं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। तो अब आप सोचिए कितना बड़ा जुल्म है कि वही बच्चा जिसको आराम से काउंसल करके और उसकी इस चीज को एड्रेस किया जा सकता था, और उसको जो कि हो गया इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह, उसको ये कह दिया जाए नहीं नहीं तुम्हें बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है, तुम एक बिल्कुल बिल्कुल बेटा तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें अभी जो है ना वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देती हूँ। अब प्यूबर्टी ब्लॉकर्स क्या है कि मैं उस बच्चे को उन टॉक्सिक हार्मोन्स की इतनी सवियर डोज दूं कि जो उसके कुदरती अपने मेल हार्मोन आने थे ना प्यूबर्टी पे आते, वो ब्लॉक हो जाए। सोचिए एक नेचुरल पाथवे को ब्लॉक करने के लिए इंसान को, जो इंसान रास्ते इख्तियार करता है ना, जब कुदरती रास्ते को वो ब्लॉक करता है, तो वो बहुत बड़े डिजास्टर के साथ आता है, बहुत बड़े डिजास्टर के साथ आता है। और उसके बाद ये कि हाँ ठीक है बेटा, अब तो मैं बिल्कुल, अब मैंने तुम्हें पुबर्टी ब्लॉकर दे दिए, वो जो उसके मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आने थे वो नहीं आए। हाँ अब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं महसूस हो रहा कि मैं कोई मर्द हूँ, और अब तो मुझे अपनी इस बॉडी से भी जो है ना वो उलझन होती है कि ये क्यों मर्द जैसी दिखती है। तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है बेटा, हम आपको जो है वो, हम आपको जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करेंगे। हम आपको, आपने क्या करवाना है, आपने अपने जो है वो जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कटवाने हैं, बिल्कुल कट जाएंगे, हम उनको प्लास्टिक सर्जरी करके फीमेल जैसा बना देंगे। हम आपको इवन इम्प्लांट्स लगा देंगे जो ब्रेस्ट बन जाएंगी। फिर हम आपकी होंठों की प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करेंगे ताकि उसके ऊपर फेमिनाइन फीचर आ जाए। तो दिस इज व्हाट, जो शैतान ने कहा था, मैं इनको हुक्म दूंगा कि ये तेरी तखलीक को तब्दील कर दें।
ये है वो जो इसका इफेक्ट जा रहा है। यानी वो जो छोटा सा प्रॉब्लम था ना, उसको जो जेंडर डिस्फोरिया का इशू था ना, उसको हिजबुल शैतान ने पकड़ के और अपने मकासद के लिए इस तरह से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये है वो जो वो फील आती है, और इस फील की कोई रीजन है नर्चरिंग के दौरान, पैदा होते से नहीं होता कोई ऐसा। ठीक है, तो नर्चरिंग के दौरान, या फिर जो है वो क्या हो सकता है कि माँ बाप का प्यार नहीं मिलता बच्चों को। ठीक है, कोई लड़की है तो उसको जो है ना वो माँ का प्यार नहीं मिल रहा, या उसको बाप का प्यार नहीं मिल रहा, तो उसको क्या होगा, वो ये कहेगी कि मैंने ये यानी अगर माँ है जो बेटा और बेटी में डिफ्रेंशिएट कर रही है घर के अंदर बहुत ज्यादा, तो लड़की समझेगी कि मतलब मैं कोई इंफीरियर जेंडर हूं और मुझे मेल होना चाहिए, तो अब उसको जेंडर डिस्फोरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये जेंडर डिस्फोरिया की एक बहुत बड़ी रेंज है। ऐसा नहीं कि मैं पकड़ूं जो बच्चा आए और वो कहे कि मुझे ऐसा फील हो रहा, मैं पकड़ के उसको बस जनाब चलो जो ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, और अल्लाह अल्लाह खैर सला, शुक्र है मैंने एक और इंसान को ना हिजबुल शैतान के झंडे के ऊपर अमल करवा दिया, मैंने इसको जो है वो आज इसकी खल्क तब्दील करवा दी। उनके वो प्रॉब्लम सुनने की जरूरत है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वाइल दे आर बीइंग ग्रोन अप, दे आर बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड। एक केस ऐसा था, एक बच्चा था जिसे उसकी माँ की दोस्तें जो आंटी आया करती थी उस बच्चे को अब्यूज किया करती थी। अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि अब मैं ना मैं भी एक औरत बनता हूं, ताकि फिर मैं भी सेक्सुअली अब्यूज करूंगा बच्चों को। अब वो जो बच्चा था बड़ा होके उसने वो जो है वो ट्रांस वुमन बन गया, यानी मेल था, लेकिन अब मैं अपने आप को एज अ वुमेन आइडेंटिफाई करता हूं, मैं ट्रांस वुमेन हूँ। ठीक है जी। तो ये जो है ना वो जेंडर डिस्फोरिया जो है, उसमें दो बातें समझ लीजिए जहां पर मैंने लिखी हैं, कि उसका दो तरह का जो है वो आप कहने एक्सप्रेशन होता है, एक है आउटवर्डली और एक है सेक्सुअली। एक है फिजिकली अपीयरेंस के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत से केसेस जो है वो माइल्ड केसेस होते हैं, ऐसे बहुत से केसेस वो हैं जिनके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई महरूमी होती है। ये वो होते हैं जो बचपन में, जैसे लड़का है तो वो लड़कियों वाली ड्रेसिंग करना पसंद करता है, लड़की है तो वो लड़कों की तरह बिहेव करना पसंद करती है, लेकिन अभी वो सेक्सुअलिटी में नहीं गए। दूसरी का टाइप है जो फिर जिनकी परवर्जन बढ़ गई है, जिनको एड्रेस नहीं किया गया बचपन से, या अगर इवन एडल्टहुड में भी उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई है तो उनको गाइड नहीं किया गया, तो अब वो अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ही जो है वो सेम सेक्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो है वो जेंडर डिस्फोरिया है, ये है वो चीज जी जो ये कहा जाता है बट आई एम फीलिंग लाइक अ मेल और आई एम फीलिंग लाइक अ फीमेल, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड। वो रीजन बहुत आसानी से डिग डाउन की जा सकती है, निकाली जा सकती है, उस रीजन को एड्रेस किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक इंसान को जो है वो आप अच्छे भले पैदा हुए हुए एक इंसान को, एक कंफर्म्ड जेंडर के, उसको आप पकड़ के और उसको सर्जरियां करके और हार्मोन ब्लॉकर्स देकर और उसको जो है वो आप दूसरे जेंडर का बना दो। अच्छा जी, बट सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट देन द जेंडर। कि भाई अब क्या, अब एक नया ही शोशा छोड़ दिया है, जो अब जैसे एक एक सोच ये होती थी कि भाई हम अपने बच्चों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये सेकुलरिज्म की सारी औलादें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये सेकुलरिज्म के बच्चे हैं। तो एक बच्चा तो ये था कि जी हमने अपने बच्चे को नहीं कहना कि ये मुसलमान बने या ये क्या बने। अभी भी इंडिया के अंदर जो ऐसी मैरिजेस हैं, जो मैरिजेस तो ना हुई क्योंकि जिनाई हुए, क्योंकि नॉन मुस्लिम जो अहले किताब की ख्वातीन के अलावा अगर आप निकाह करते हैं तो वो जिना है, निकाह कायम नहीं होता। मुसलमान मर्द हैं जिन्होंने हिंदू औरतों के साथ शादियां की होती हैं, तो उनकी स्टेटमेंट सुना करें। वो स्टेटमेंट क्या होती हैं, हम अपने बच्चे, हमने घर में भगवान भी रखा हुआ है, हमने घर में कुरान भी रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, वाह क्या नमूना है एनलाइटनमेंट का और इंसानी आज़ादी का। तो जनाब हम जो है ना वो अपने बच्चे को ऊपर ऊपर कोई सख्ती नहीं करते। ये हम बिल्कुल उसको नहीं फोर्स करते कि वो हिंदू बने या वो या मुसलमान बने या वो इवन एथिस्ट बने। तो हमारा वो घर में अपने बाप को जो है वो मुस्लिम रिचुअल्स करते देखता है, माँ को जो है वो हिंदू रिचुअल्स करते हुए देखता है। नाउ इट इज अप टू हिम और हर कि जब वो ब्लूगत पर पहुंचेगा तो वो खुद डिसाइड करेगा अपने लिए। तो हम बहुत अच्छे पेरेंट हैं, बहुत लिबरल पेरेंट्स हैं। हम तो बिल्कुल अपने बच्चे पे जबरदस्ती नहीं करते। यही एक और नया बच्चा जो सेकुलरिज्म का जो एक और नया शोष है वो ये है कि हम अपने बच्चे को नहीं कहते कि भाई तुम जो हो वो मेल हो या फीमेल हो। हम क्यों उसको जो है वो यानी ये फितना, यानी ये क्या शोषा है कि बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ये तो इट इज अ कल्चरल थिंग। ये जो तुम्हें कह दिया गया है ना कि तुम एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल का लेके पैदा हुए हो तो तुम मेल ही हो, तो ये तो एक कल्चरल थिंग है। ये तुम्हारा कल्चर, ये तो तुम्हारे माँ बाप है जो तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करते हैं। यू आर फ्री टू फील एनी वे। जब तुम बालिग होगे तो तुम खुद अपने लिए डिसाइड करना कि तुम्हें औरत जैसा महसूस हो रहा है कि मर्द जैसा महसूस हो रहा है। हो सकता है कभी ऐसा हो कभी वैसा, हो सकता है कभी कैसा भी ना हो। तो ये जो सारी जो जेंडर और सेक्सुअलिटी पकड़ के अलहदा कर दिया गया है,
इसके बारे में हम कुरान से देखते हैं कि क्या इसकी डिटर्मिनेशन जो है वो बलूगत पे जाकर होती है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 35-36 है, वो कहती हैं कि अल्लाह ताला जो भी मेरे पेट में है मैं इसे आपके लिए डेडिकेट करती हूँ। उस वक्त बैतुल मुकद्दस के लिए बच्चों को डेडिकेट कर देते थे जो भी, यानी जो क्रिश्चियनिटी के जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, तो मैं आपके लिए डेडिकेट करती हूँ कि ये मतलब बैतुल मुकद्दस की ही देखभाल करेगा। अब उनके ज़हन में था कि अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा तो मैं बेटे को वक्फ कर दूंगी। लेकिन आयत 36 में क्या हुआ कि फिर जब उसने यानी उन्होंने, उनकी वालिदा ने बच्ची को जन्म दिया, यानी बच्ची बन गई, तो उन्होंने कहा कि, तो कहने लगी मेरे रब, बेशक मैंने तो लड़की को जन्म दिया है। और अल्लाह ताला तो खूब जानते थे, क्योंकि अल्लाह ताला तो जाहिर सी बात है पहले से जानते हैं। अब यानी जब उन्होंने उस बच्ची को देखा तो उन्होंने उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखकर, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, और उन्होंने ये बताया कि ये तो लड़की है। उन्होंने तो नहीं कहा कि अल्लाह ताला ये जो अभी आपने मुझे बच्चा दिया है, अच्छा ये अभी तो ये लड़की है देखने में, यानी इसकी बाय बर्थ सेक्स जो है वो जेंडर तो लड़की है, लेकिन चले मैं वेट कर लेती हूँ, बलूगत तक पहुंचेगी तो क्या पता ये कहे कि आई एम फीलिंग लाइक अ मेल, तो फिर मैं यूं करूंगी, मैं इसको डेडिकेट कर दूंगी, क्योंकि फिर तो ये बिल्कुल मेल बन सकती है, ठीक है, फिर तो ये मेल की तरह होगी, व्हेन शी विल बी फीलिंग लाइक अ मेल। तो फिर यूं करेंगे कि फिर ना इसको इनको जो है ना मैं तब डेडिकेट कर दूंगी। जी नहीं। और आगे अल्लाह ताला ने बहुत साइंटिफिक पॉइंट कह दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाह खूब जानता था जो उन्होंने जाना, और लड़का लड़की की मिसल नहीं। इससे ज्यादा और क्या साइंटिफिक बात चाहिए होगी। एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये बात, ये भी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते आई है ना मेरे जहन में। एक्स एक्स, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, मैं इसे आज ही वाइंड अप करना चाहती हूँ, थोड़ा सा हौसले से प्लीज सुनिएगा। एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया है। एक्स एक्स कभी भी जो है वो मेल की तरह फील नहीं कर सकती, ठीक है, अदर देन द जेंडर डिस्फोरिया, और जेंडर डिस्फोरिया का इंसिडेंस भी बहुत कम है। और एक्स वाई कभी फीमेल की तरह नहीं बिहेव करेगा until unless it is gender dysphoria which is curable, ठीक है, जो कि एड्रेस किया जा सकता है। और इंटरसेक्स की बात हम करके आ चुके हैं। तो इट इज एट द टाइम ऑफ द बर्थ के जेंडर जो है वो डिसाइड हो जाता है, और जेंडर ही आगे उस सेक्सुअलिटी को जो है वो डिक्टेट करता है, जो बुलूगत पे जाकर आती है। ठीक है, तो देयर इज नथिंग लाइक के अच्छा अभी तो ये यूं पैदा हुआ है तो बड़ा होकर ये खुद डिसाइड कर लेगा कि ये किस तरह से जो है वो फील कर रहा है, और फिर उसके हिसाब से ही इसका जो है ना वो जेंडर हम डिसाइड करेंगे। तो ये जितने भी शोशे हैं ना इस तरह के, उन सब पे एक बड़ा सा क्रॉस लग जाता है कुरान की एक ही आयत से। हमें बाद में इनकी और कोई नहीं चाहिए, चाहे कल को गे जीन भी निकल आता है ना इनकी साइंटिफिक रिसर्च में, चाहे कल को जो है वो ये जितना मर्जी इसके ऊपर साइंटिफिक तरीके से ये लोग बातें करते रहे, वो हमारे लिए कुरान काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की एक आयत आ गई, बस मोहर लग गई। अच्छा जी, आई एम बॉर्न विद द नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सेम जेंडर। वैसे तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉर्न नहीं होता एक कुदरती इंक्लिनेशन से, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कुरान से भी, क्योंकि हम तो अपनी अपनी बात हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से नीचे हम तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमारा तो रेफरेंस ही जो है ना वो एब्सोलूट है। ठीक है, आपको पता है ना इस कायनात ऑफ रिलेटिविटी के अंदर कोई चीज एब्सोलूट है तो अल्लाह की जात है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की फिनोमेनाज है। तो अल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये फरमाया है सूरह रूम में कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिनसे बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत, मुवद्दा व रहमा रख दी है, और इसमें उन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। इसी आयत के अंदर मेरे और आपके लिए इतनी बड़ी निशानी है अगर हम गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अट्रैक्शन रखी ही ऑपोजिट जेंडर के लिए है। अल्लाह ने मोहब्बत रखी ही एक औरत और मर्द के दरमियान, मोहद्दा, मोहब्बत से भी बड़ी बात है ये, मुवद्दा और रहमा रखी ही ऑपोजिट जेंडर के लिए है। कहीं नहीं कुरान में एक जगह भी लिखा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो जेंडर पैदा किए। अच्छा, तो फिर अच्छा हाँ, और इससे भी पहले अगर हम बात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि मैंने तुम लोगों को जोड़े जोड़े बना दिया। खलकनाकुम अजवाजा सूरह नबा का है, इसी तरह सूरह जारिया में है कि जुर्रिया है, जारिया है, उसके अंदर भी है कि मैंने जो है वो हर शय को जो है वो जोड़े जोड़े बनाया। तो कहीं भी कुरान में और कोई जोड़े नहीं है, वरना तो होते ना कि अच्छा अल्लाह ने दो दो जेंडर बनाए हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे तीन तरह के जोड़े बनाए हैं। एक है मर्द और औरत का जोड़ा, एक है औरत और औरत का जोड़ा, और एक है मर्द और मर्द का जोड़ा, ताकि
तुम सब आपस में सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मुवद्दा भी हो, रहमत भी हो। है कहीं कुरान में? कहीं भी नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो ऑपोजिट जेंडर की है एक दूसरे के साथ। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। हम मुकाबले में नहीं आए हुए एक दूसरे के, हम कॉम्प्लीमेंट करने आए हुए हैं। मुवद्दा और रहमा जो है, अट्रैक्शन जो है, इसका मतलब है ये बात भी डीबंक हो गई कि जी मेरे अंदर तो मैं तो पैदा ही ऐसे हुआ था। एक डॉक्टर मोहिब मिर्जा हैं जो ये बड़ा ट्रांसजेंडर की मद में ये जो है वो अपनी मतलब वीडियोस रिलीज करते हैं विद अ वेरी फाउल लैंग्वेज, और वो खुद एडमिट करते हैं जी मैं ड्रंक भी हूँ और मैं ड्रग्स में भी हूँ। तो वो ये कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम तो पैदा ही ऐसे हुए हैं, हमारा क्या कसूर है, हम तो पैदा ही ऐसे हुए हैं। मेरा ख्याल है मैं मुख्तलिफ अंदाज से अब तक जो बात कर रही हूँ ना, वो इसी बात को डीबंक करने के लिए और इसी बात को रिफ्यूट करने के लिए कि नहीं जी कोई भी नहीं ऐसे पैदा होता। ठीक है, मैंने उसके स्टाइल डिफरेंट लिए हैं लेकिन वो बात यही चल रही है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बिल्कुल किसी इंसान को इस तरह नहीं पैदा किया कि पैदा होते जो है वो उसकी अट्रैक्शन जो है वो अपने जेंडर की तरफ हो। हमेशा जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, नेचुरल सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो दूसरे जेंडर की तरफ होगी, ऑपोजिट जेंडर की तरफ होगी। अलबत्ता परवर्जन्स हो सकती हैं, जेंडर डिस्फोरिया हो सकता है, कोई ना कोई और साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती है जिनके जो है वो इलाज मौजूद हैं। लेकिन मेरे अंदर जो है वो दूसरे जिन्स की रूह है, फिर वही बात है, यानी पलट पलट के बात वही आ जाती है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कोई सोल का भी जेंडर होता है। जब मैं ये कह दूं, अल्लाह माफ करे कभी ना कहूं, लेकिन फॉर एन एग्जांपल कि जी मैं हूं तो औरत लेकिन मेरे अंदर रूह मर्द की आ गई है, तो मैं ये कैसे क्लेम कर सकती हूँ कि साइंस ने तो सोल ही नहीं स्टेब्लिश की। ठीक है, पहली बात तो ये। अब यहाँ पर फिर साइंस का फड्डा हो गया इन लोगों के साथ। अगर ये कहते हैं मेरे अंदर तो रूह ही जो है वो दूसरी है, तो बात है कि आप तो रूह को मानते ही नहीं है। आप तो कहते हैं साइंस ने रूह को अभी तक स्टेब्लिश ही नहीं किया, तो हम तो सिर्फ मादे को मानते हैं, या जो चीज स्टेब्लिश हो जाती है। तो आपकी रूह से तो आपका ये आर्ग्यूमेंट वैसे ही गलत हो गया। रूह तो आपके अंदर है ही कोई नहीं, क्योंकि आप तो मानते नहीं, रूह तो स्टेब्लिश नहीं हुई। लेकिन हम तो मानते हैं। चलो, तो हमें ये देखें कि डज सोल हैज अ जेंडर? कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बताया है कुरान में, कहीं सही हदीस में आया है कि रूह का भी कोई जेंडर होता है? तो कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में, जिसके जो 4 सवाल आपको ये सूरह कहफ का शान नज़ूल जब मैंने पढ़ाया था, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो है वो कुरैश ने 2 सरदार भेजे थे, 2 अपने बंदे भेजे थे मदीने यहूदियों की तरफ कि हाँ, चूंकि तुम लोगों के पास किताब है, हम में एक इंसान आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये दावा करते हैं वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं जी, और वो हमें कोई आयत भी पढ़ते रहते हैं। तो आप जरा प्लीज बताइए कि आपके पास तो अल्लाह की पिछली किताब आई हुई, अल्लाह की किताब है, आप कहते हैं हमारे पास स्क्रिप्चर है, हमारे किताब है, जरा उसमें से देखकर बताइए, या कुछ में बताएं कि हम हाउ कैन वी वेरीफाई कि वट एवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेइंग इज द ट्रूथ। तो उन्होंने फिर 3-4 सवाल भेज उनको कहे थे जाकर पूछिएगा, और अगर वो उनके जवाब वो दे देते हैं, वो आप आकर हमें बताइएगा, तो हम आपको फिर उससे टैली करके बताएंगे। तो जनाब वो जो जवाब थे, उन जो सवाल थे उनमें से ये भी था कि रूह के मुतल्लिक पूछिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहिए रूह मेरे रब के हुक्म से है। कुल रूह मिन अमरी रब्बी वमा ऊती तुम मिनल इल्मी, और बिल्कुल भी नहीं दिया गया इल्म में से कुछ भी नहीं। यानी ये जो स्टाइल होता है ना अरेबिक का, ये स्टाइल ये होता है कि आपने बिल्कुल पहले एक पूरी जिन्स को नेगेट कर दिया है, यानी कोई भी इल्म नहीं दिया गया अल्लाह की तरफ से रूह के बारे में, इल्ला, हाँ थोड़ी सी एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है वो आगे आ रही है, कलीला, बहुत थोड़ा। हैविंग सेड दैट, कि ये जो रूह का मैटर है ना, इसका मतलब है ये तो ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन से बियॉन्ड है। तो मैं कैसे उठ के कह दूं मुझे जिस चीज का ये पता ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे उठ के जो है वो पूछना शुरू कर दूं, जी पानी जो है ये मेल है कि फीमेल है? तो आप कहेंगे कि अच्छा, अब इसको तो स्टेब्लिश करने के लिए मुझे पहले अब जो है वो पानी की वो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और ये चीजें, यानी ये तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और पानी तो फिर भी वो चीज है जिसे हमने काफी हद तक अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। रूह को तो इंसान अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये इल्मुल गाइब में से है, और इल्मुल गाइब में से अल्लाह ताला बहुत थोड़ा सा इल्म हमें देते हैं। क्यों क्यों देते हैं? वरना पागल हो जाएं। जो हवासे खमसा जो अल्लाह ने हमें देकर जो फैकल्टीज दे के इस दुनिया में भेजा है, ये फैकल्टीज इल्मुल गाइब को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती, उसको उसको ले भी नहीं सकती, बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक है, ये आंखों से हम इन आंखों से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात को नहीं देख सकते, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश फरमाई थी।
तो वो नहीं मुतहम्मिल हो सकते थे इस चीज के, क्योंकि ये बॉडी जो है वो उसे अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बाउंड कर दिया है इसी कायनात की डायमेंशंस के अंदर। तो रूह के बारे में तो हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते वो है क्या, पहले मैं स्टेब्लिश तो करूं, आया वो कोई मादा है, वो कोई गैस है, कि वो कोई लिक्विड है, क्या वो कोई फ्लूइड चीज है। मुझे तो बस इतना पता है कुरान से वो नूर है। अब पता नहीं वो किस किस्म का नूर है। लाइट की तो इतनी सारी इकसाम है साइंस में आज, लाइट की स्पीड के ऊपर इतनी सारी बहसें हैं। मुझे तो पता ही नहीं रूह है क्या, मैं कैसे ये क्लेम कर सकती हूँ कि ये मर्द की रूह है तो वो औरत की रूह है। हाउ कैन वी assign a gender to a soul which is so meagerly understood concept even in the sciences of today। आज की साइंस में वो कॉन्सेप्ट जो है वो इतना मीगरली अंडरस्टूड है, तो उसके बारे में मैं कैसे क्लेम कर दूं कि ये उठ के, ये तो वही बात है कि कोई मुझसे पूछे जी ब्लैक होल जो है वो मेल है कि फीमेल है, मुझे ब्लैक होल का ही नहीं पता, मुझे मालूम ही कुछ नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं कि जी वो मेल है कि फीमेल है। तो इसलिए ये जो है ना वो बिल्कुल बुनियाद बेसलेस किस्म के क्वेश्चंस हैं, बेसलेस किस्म का फितना है, जिसके ऊपर जो है वो आज जो है वो इंसानों को ये साबित भी करना पड़े, डेफिनेशंस देनी पड़े बाकायदा कि वुमेन क्या और मैन क्या है। आप लोगों ने मुझे याद नहीं करवाया, मैंने वो डाली भी नहीं, मुझे याद नहीं रही है वो डेफिनेशन जो चेंज हुई है ना। अब मुझे कोई आप में से याद कराए तो मैं ग्रुप पे डालूंगी उसकी पिक्चर, मेरे पास ना वो फेसबुक में सेव थी। आगे चलते हैं जी। ट्रांसजेंडर एक्ट जो पाकिस्तान में आया है, मैं आपसे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी यहाँ पर। ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड इस तरह से था कि मुगलिया दौर में ऐसा किया जाता था कि ये जो नूक जिन्हें कहा जाता है ना, जिनको कैस्ट्रेट कर दिया जाता है, यानी जिनके जो टेस्टिस हैं, यानी जो मेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हार्मोन बनाता है, वो हार्मोन फिर उसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया बनाते हैं, वो टेस्टिस होती हैं, ठीक है। ये दे लाई आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल। मेल और फीमेल में ये भी एक फर्क है। हमारे इंटरनल ऑर्गन हमारे अंदर पड़े हुए हैं, मेल के जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आउटसाइड द बॉडी है, इन द पाउच, ठीक है। तो ये उसमें जो टेस्टिस है, या तो उसको कोई इंजेक्शन लगाकर जो है वो खत्म कर दिया जाता है, या फिर उसको लाइगेट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये एक जिसे विजेक्टमी भी कहा जाता है, यानी इससे क्या होता है, मेल की टेस्टिस काम करना छोड़ देती है, खत्म हो जाती है। अच्छा, ख्वाजा सरा में होता ये था कि मुगलिया दौर में चूंकि हम जो बादशाह हुआ करते थे, सो कॉल्ड मुस्लिम बादशाह, उनके हरम में एक ही वक्त में पता नहीं कितनी औरतें हुआ करती थी। उन औरतों के उमूर के लिए, उनके यानी कि कह लें कि आप देखभाल हो गए और अंदर बाहर के कामों के लिए मर्दों जैसी बॉडी रखने वाले जो है वो उन्हें मर्द चाहिए होते थे, यानी उसके लिए, ठीक है, कि कोई ऐसा हो जो फिजिकली स्ट्रांग और पावरफुल हो, ठीक है, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट भी कर सके और जो भी अंदर बाहर के काम है वो देख सके। तो ये होता ये था कि ये मेल्स को कैस्ट्रेट कर दिया करते थे, उनकी टेस्टिस को किसी ना किसी तरह से खत्म कर दिया जाता था। अब जब मेल्स की टेस्टिस नहीं रही तो उसके वो हार्मोन नहीं रहे, तो उसके अंदर वो सेक्सुअल डिजायर नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन बॉडी उसकी मेल वाली है। तो अब वो ये काम सेफ हो गया कि अगर हम इनको कुछ मेल्स को अपने हरम की औरतों की हिफाजत के लिए रखते हैं, तो एटलीस्ट यही मेल्स उनके साथ रेप का काम नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से तो ये एक बड़ा ओहदा समझा जाता था उस जमाने में, और इनको ख्वाजा सरा कहा जाता था। और फिर ये होता था कि ये अपना जाहिरी गेटअप भी थोड़ा बहुत चेंज कर लिया करते थे। तो उसमें जो है ना वो, सॉरी एक सेकंड है का, तो ये एक बड़ा रुतबा समझा जाता था, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, ये एक रुतबा समझा जाता था, बड़ा एक स्टेटस होता था। और इसके लिए बाकायदा अप्लाई करते थे उस वक्त जो है वो जो कुछ मर्द हुआ करते थे, जिनको ये होता था कि चले हम जी वो बादशाह के दरबार में हमें जॉब मिल जाएगी। तो ये एक मामला होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये मुगल तो चले गए, तो ये ख्वाजा सराय कल्चर बन गया। तो इसे आप एक मॉडर्न डे स्लेवरी कल्चर कह सकते हैं। अब ये बेसिकली जो हमें डॉज किया गया है, हमें धोखा दिया गया है कि जी हम तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हकूक के लिए बात करें। पहली बात तो ये कि ये स्टैब्लिश करे कि क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी वाकई मजलूम कम्युनिटी है जिसके हकूक की बात होनी थी। क्या मैंने और आपने जो है वो मजबूर किया किसी को कि वो जाके ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ज्वाइन करे? ठीक है, जाहिर सी बात है, जब बच्चों के लेवल पर वो बच्चे उठा के ले जाते हैं बचपन में, वो बच्चे तो वाकई मजलूम है। तो उनको हकूक देने का ये मतलब तो नहीं है कि आप उनकी एक्टिविटी को जो है वो री करें। उनको हकूक देने का मतलब है कि इस प्रैक्टिस को टोटली खत्म किया जाए। अब हुआ क्या, जो ख्वाजा सरा होते हैं ना, इनका होता है एक गुरु होता है, ठीक है। वो गुरु जो है ना वो अपनी, आप कह लें कि अजारादारी कायम रखने के लिए, यानी एक गुरु होगा, उसके पास जितने चीले होंगे ना, चेले होंगे उसके, सॉरी, चेले होंगे ना, उतनी ही उसकी पावर समझी जाएगी। तो
तो अब वो पावर को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो छोटे बच्चे जिनके अंदर थोड़ा सा जेंडर डिस्फोरिया का एलिमेंट आता है, या इवन शायद जेंडर डिस्फोरिया भी ना हो, वैसे ही जो वो किसी लड़के को अच्छा लग रहा है कि मैं लड़कियों वाला गेटअप करूं, लड़की को अच्छा लगता है मैं मर्दों वाला गेटअप करूं, उसको उठाकर ले जाते हैं। दे आर नॉट इंटरसेक्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, दे आर नॉट इंटरसेक्स, दे आर ट्रांसजेंडर्स। तो ये बिल्कुल नॉर्मली बॉर्न मेल होते हैं, क्योंकि फिलहाल कोई फीमेल ऐसा नहीं जाती ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ज्वाइन करने, बहुत ही रेयर होगी, 99.99% ये मेल कम्युनिटी है सारी। दे आर ऑल नॉर्मली बॉर्न मेल्स, ठीक है। बचपन में इनको इस तरह से उठा लिया जाता है, ठीक है, या हो सकता है किसी का थोड़ा बहुत जेनिटल जो है वो नहीं प्रॉपरली बना हो, तो उसके माँ बाप कहते होंगे कि अब ये तो हमारी हंसी उड़वाएगा, हमारा क्या बनेगा माशरे में, तो वो खुद भी दे आते हों, ठीक है। हो सकता है कोई एक आधा इंटरसेक्स भी बीच में हो, ये मैं कह रही हूँ। तो इस तरह से ये कम्युनिटी में जब ये जाते हैं तो इनके कल्चर में बाकायदा ये सोच है कि ख्वाजा असरा कल्चर का मतलब है कि आपने अपनी मैस्कुलिनिटी शेड ऑफ करनी है। यानी जैसे आप तरीकत की या सूफियत की मनाजिल नहीं तय करते, तो जब आप ख्वाजा असरा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो आप इनके अंदर मुख्तलिफ मनाजिल तय करते करते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर अब आपने अपनी मर्दानगी को बिल्कुल उसे हाथ धो लेने हैं। तो ये इनकी मिराज है। तो मर्दानगी से हाथ धोने का मतलब क्या है कि टेस्टिस रिमूव करवा देंगे, कैस्ट्रेशन करवा लेंगे अपनी, ठीक है। यानी अब हमारे अंदर कोई ख्वाहिशात ही नहीं रही, अब हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो सूफी हो गए हैं, अब हमारी बस अल्लाह से लो लग गई है, अब हमें वो जिनसी ख्वाहिशात ही नहीं रही, विच इज अननेचुरल। तो ये क्या किया, वही कि मैं इनको हुक्म दूंगा तेरी तखलीक को बदल लें। बिल्कुल ठीक नॉर्मल मेल पैदा हुए थे, ख्वाजा सरा कल्चर में गए फॉर सम रीजन, तो जो है वो वहां का हिस्सा बनने के बाद जो है वो अपनी मैस्कुलिनिटी खत्म करवा दी, टेस्टिस रिमूव करवा दी। तो ये जो है वो अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली हो रही है। तो इनको राइट्स देने की बजाय इस फिनोमेना को रोकना चाहिए कि ये बच्चे उठा के ले जाते हैं, इनके तो गुरुओं के ऊपर एक्शन होना चाहिए ना, बेसिकली वो करते हैं इनको। फिर खैर इनकी पूरी कम्युनिटी है, फिर इनमें से कुछ होते हैं वो सेक्स वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं, कुछ सिर्फ शादियों में नाच गाने के तौर पे होते हैं, और मतलब वो फिर आगे इनकी पूरी एक वो हिस्ट्री है। तो ये एक्ट बेसिकली आया था पाकिस्तान में ये कहने कि हम तो इनको, इन ट्रांसजेंडर को राइट्स दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये ट्रांसजेंडर भी कोई मजलूम तबका नहीं है, इसको राइट देने के बजाय इनको डायरेक्ट करना चाहिए, इनको राइट देने के बजाय इस काम को फैलने से रोकना चाहिए। जो गुरु हैं वो उन सबको गिरफ्तार होना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। खुद इन गुरुओं ने शादियां भी की होती हैं, बच्चे भी होते हैं, और जो चेले होते हैं उनको ये जो है वो कैस्ट्रेट करवा रहे होते हैं, ताकि ये हमारी अंडर बन के रहे ना। फिर ये मतलब फिर बहुत बड़ा तबका इनका जो है वो भीख मांगने वालों में होता है, ठीक है। फिर इनको अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है वो रोटेट करवा देते हैं कि हाय इनकी बददुआ जो है वो लग गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इनकी बददुआ नहीं लेनी। तो बंदा पूछे वो तो खुद गुनाह का काम करके आ रहे, तो उनकी बददुआ जो है वो इतनी ही वो नेक थे जो उनकी बददुआ हमें लगती। तो अल्लाह माफ करे, मैं ये जज किसी को इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं करी, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि पाकिस्तान में ये जो सबसे पहला जो हमारे दिमागों में डाला गया है कि ये जो ट्रांसजेंडर है ये बेचारे तो बाय बर्थ ऐसे थे, ये बाय बर्थ ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो ये ट्रांसजेंडर जो है इनको बाद में ट्रांसजेंडर किसी भी रीजन की वजह से वो बने हैं, तो इस कम्युनिटी को खत्म होना चाहिए, ना कि उनको ये हकूक दिए जाए कि जी जी बिल्कुल आप आए, नॉर्मल मेल्स को उठाकर लाते जाएं, उनको कैस्ट्रेट करते जाएं, और हम जो है वो आपके हकूक की बात करेंगे। इनमें से कुछ होते हैं जो होमोसेक्सुअलिटी भी फिर प्रैक्टिस करते हैं, जो सेक्सुअल वर्कर के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो कुछ जो है वो नहीं भी करते सेक्सुअलिटी को प्रैक्टिस। तो हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी सारी की सारी होमोसेक्सुअल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी नामर्द जरूर है, मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। बहुत से ऐसे भी होते हैं। फिर बहुत सारी सेलिब्रिटीज ऐसी होती हैं, यानी फिल्म एक्टर्स, बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड के फिल्म एक्टर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको जो बाकायदा एक एजेंडे के तहत इस चीज का हिस्सा बने होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं जी कि हम तो होमोसेक्सुअल हैं, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी ज्वाइन किए होते हैं, एट द सेम टाइम उनकी शादियां भी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये यानी ये इट इज अ फिल्थ, इट इज अ कल्ट, ठीक है, इट इज अ फितना, और ये एक ऐसा गंद है कि जिसकी गंदगी को हम पूरी तरह शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा आप कन्फेशन कभी पढ़िएगा या रिग्रेट्स पढ़िएगा होम की ट्रांसजेंडर्स की, वो जब आपको बताएंगे कि इनकी इनसाइड स्टोरी कितनी डार्क है तो फिर पता चलेगा। बहरहाल चलते हैं आगे अपने इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। दज्जालियत इसमें क्या है, दज्जालियत ये थी कि मेरे और आपके ज़हनों में ये था कि दो एक जैसे मर्द हैं दिखने वाले, दो एक जैसी औरतें दिखने वाली, वो आपस में शादी करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करते हैं थ्रू द एनस, पीछे के रास्ते से।
तो ये तो एक बहुत बड़ा सिन है, ठीक है। ये सिन बहुत गंदा लगता था देखने में, बहुत वाइल्ड था, लोथसम था। शैतान ने कहा कि लेट्स मेक इट अ ब्यूटीफुल वन, ताकि पता ही ना चले कि ये सिन भी है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि जेंडर डिस्फोरिया के जो मतलब जो जिनको जेंडर डिस्फोरिया था उनको अपना आलाकार बनाया, और उनको ये कहा, सबसे पहले ये कहा कि आई एम फीलिंग लाइक द ओपोजिट जेंडर, ठीक है। अब मैं अगर एक ओपोजिट जेंडर की तरह फील कर रहा हूं या कर रही हूं, तो अब मेरी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज लाई जाएगी, मुझे वाकई ओपोजिट जेंडर बनाया जाएगा, ठीक है। अब वो ओपोजिट जेंडर बनाने के बाद मैं अब क्या दिख रहा हूं, यानी मैं लड़का पैदा हुआ था लेकिन मैं अब औरत दिख रहा हूं, मैं औरत पैदा हुई थी लेकिन मैं पूरा मर्द दिख रही हूं। तो अब एक देखने वाली, दिखने में जो औरत है उसकी शादी किसी मर्द से ही होनी चाहिए ना। अब अगर उसने किसी मर्द से शादी कर ली, हालांकि वो कौन है, वो ट्रांस वोमन है, वो औरत है दिखने में जो एक्चुअली मर्द है, शादी अब उसकी किसी मर्द से होगी, तो अब मैं और आप इतराज नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखने में हमें हमें वो औरत लग रही है। अब वो दिखने में जब औरत लग रही है तो वो शादी कर लेगी मर्द के साथ। तो अब क्या हुआ, ये जो चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस थी, वही बात तेरी खल्क में, तेरी खलकत में ये जो तब्दीली करेंगे ना अल्लाह ताला, उसके जरिए मैं ऐसा फितना फैलाऊंगा कि उसका तोड़ मुमकिन नहीं रहेगा एक आम बंदे के लिए, विच इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद दिस LGBTQ फितना। एक आम बंदे के लिए कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है इस बात की कि हुआ क्या है जेंडर के साथ और सेक्सुअलिटी के साथ, ठीक। क्योंकि पहले जाहिर सी बात है, अब दो मर्द अब आपको बिल्कुल देखने में नॉर्मल जो मर्द लगेंगे वो ही एक्ट करेंगे, तो मैं और आप कहेंगे उफ कितनी गलत बात है, हराम हराम, वेरी वेरी बैड, वेरी सिंफुल। कोई दूसरा भी कहेगा, कोई दूसरे मजहब का भी कहेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये बता, पहले साबित किया गया है एक मर्द को कि तुम बिल्कुल औरत हो, तो उसको औरत बनाया गया है। बनाने के बाद अब तुम चूंकि हो ही औरत, तो जाओ अब तुम जाके मर्द के साथ शादी करो, यानी होमोसेक्सुअलिटी विद द चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस। ये है वो दज्जालियत, ठीक है। ये कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया ना, तो आपको बहुत बड़ा हिस्सा होमोसेक्सुअलिटी और LGBTQ के इस फितने का समझ आ जाएगा। फिर इस्लाम का क्या स्टैंस है होमोसेक्सुअलिटी में, इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है, इस्लाम में भी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि सेक्सुअल परवर्जन जो भी हो, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल जिना है, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी है, सबसे पहली बात है ये बनिए नो इंसान की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल कुशी करती हैं। अल्लाह ताला चाहता है इंसान की प्योरीफाइड नस्ल चले इस दुनिया के ऊपर। शैतान चाहता है इसकी नस्ल या तो खत्म हो जाए या जो है वो खबीसों की नस्ल बन जाएगी। तो अब जो है वो उसके लिए हमारा जो इस्लाम का स्टैंड है, हम बहुत क्लियरली कुरान का तो पढ़ के आ चुके हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर तमाम कौमों में से, जितनी कौमों को भी अजाब दिया गया है, तमाम कौमों में से सबसे ज्यादा सवियर पेनल्टी उनको डाली गई थी। और रिवायात में ऐसे ही आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर उठाया है वो शहर सुदोम का, वो सिटी ऑफ सुदोम, सॉडमी, वो सिटी ऑफ सुदोम को पूरा अपने पर पे उठाकर ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे पटका है, और उस पर उसके ऊपर उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई है फिर। और कोई साथ में कोई साउंड वेव इफेक्ट भी था, वो चीख भी थी ना, तो साथ में कोई साउंड वेव इफेक्ट भी था। तो बहरहाल ये जो है वो मैं आपको हदीस बता रही हूँ। ये हदीस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जेंडर डिस्फोरिया है दो तरह का। एक ये होता है कि इंसान अपना जाहिर बदलता है, ठीक है। अगर आपने एड्रेस नहीं किया इस प्रॉब्लम को, अगर इसका इलाज नहीं किया, तो जो जाहिर बदल लेते हैं, मैंने आपको दो टर्म बताई हैं अरेबिक से। एक है खुनसा, खुनसा थी इंटरसेक्स, जो अब नॉर्मेलिटी के साथ पैदा हुए, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह आज इलाज हो सकता है, जिनको उस वक्त भी हम मेल या फीमेल में से कोई एक जेंडर असाइन करते थे। एक है वो जो बिल्कुल प्रॉपरली मेल और फीमेल पैदा हुए हैं, और फिर वो चूज करते हैं कि वो दूसरे जेंडर को सिमुलेट करें, उनके उनको मुखन्नस कहा जाता है अरेबिक में। मुखन्नस के बारे में, यानी जिसने सिर्फ अभी गेटअप चेंज किया है, वो सेक्सुअल अभी उसमें नहीं पड़ा, उसके बारे में एक तो हमने लास्ट टाइम हदीस पढ़ी थी कि उन पर लानत है, अल्लाह की और रसूल की लानत है। और ये कि वो मुखन्नस मर्द और औरतें जो मर्दों की चाल ढाल इख्तियार करती हैं, उन्हें अपने घरों से निकाल दो, ठीक है। उन्हें घरों से निकाल दो का क्या मतलब है, कि इसका क्या मतलब है, जो एक मुखन्नस मर्द है, एक मर्द मेरे पास औरतों के कपड़े पहन के आ जाता है, ठीक है, और वो हाथ पे ताली मारकर वो मुझे कहता है जी मैं तो जो हूँ वो ट्रांस वोमन बन गया हूँ, तो क्या मैं अपना अबाया और अपना निकाब उतार दूं उसके सामने, कंसिडरिंग के ही इज नाउ अ शी? जी नहीं।
तो ये रूल नहीं चेंज होंगे। इसी के ऊपर आप ये देखिए कि जो अगली हदीस मैंने लगाई है, ये दोनों अहादीस जो हैं ये सही बुखारी की हदीस हैं, ठीक है, सही बुखारी की। तो इस पर जो ये मैंने दूसरी हदीस लगाई है, इसमें है भी यही कि जब एक इसी तरह मुखन्नस था जो कि हज़रत उम्मे सलमा के भाई अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था, और उसने ये बात कही, उस मुखन्नस ने ये बात कही कि अब्दुल्ला अगर कल तुम्हें ताइफ पर फतह हासिल हो जाए तो मैं तुझे गिलान कबीला था ताइफ का की बेटी बताऊंगा। कबीले का सरदार था। जब वो सामने आती है तो उसके पेट पर 4 शिकन, और जब जाती है तो 8 शिकन मालूम होते हैं। यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि चाहे अगर उन्होंने कैस्ट्रेट भी करवा लिया है ना, चाहे अगर वो नॉर्मली बॉर्न मेल थे, अपनी टेस्टिस रिमूव करवा लिए, चाहे उनको सेक्सुअल अर्ज नहीं भी रही है औरत के लिए, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो उनको देख तो रहा है ना उस तरह से आके, और वो जब आकर उनका, यानी वो औरतों ने ये सोचकर कि शायद कि ये तो अब मुखन्नस हो गया है, तो शायद उनके सामने उसका पर्दा नहीं अपना रखा, तो ये आकर जो है वो ये उन औरतों के की बॉडी डिस्क्रिप्शन बता रहा है आकर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि इनके साथ जो है वो अब मेलजोल नहीं रखना, ठीक है। यानी ये आपके घरों में ना एंटर हो, इनके लिए वही मर्दों के अहकामात होंगे जो मर्द के ऊपर होते हैं, भले ये कैस्ट्रेटेड है भले ये नहीं है, हम खवातीन इनको मर्द के तौर पे लेंगी, ठीक है, और हम जो है वो इनसे जो है वो अपना पर्दा या जो भी अहकामात हैं वो उसी तरह फॉलो करेंगी जैसे कि दीन इस्लाम ने औरत के लिए बताए हैं, और वाइस वर्सा। फिर जो होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, ये तो उनकी बात थी जिन्होंने अपनी अपीयरेंस चेंज कर मुखन्नस बन गए। फिर वो जिन्होंने ओपनली होमोसेक्सुअलिटी कमिट की है, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, सहाबा कराम के ज़माने में भी, कोई भी इसके बाद फुका भी जो गुजरे हैं ना, सब का इसके ऊपर इजमा है कि जो होमोसेक्सुअलिटी का एक्ट करता है और जो कर रहा, यानी जो दोनों है उसके अंदर पार्टनर, दोनों को जो है वो सजाए मौत है। सिर्फ फुका ने मेथड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर बहस की है कि किसी ने कहा है चूंकि ये जना में आता है तो इन्हें स्टोन टू डेथ किया जाएगा, किसी ने कहा है कि नहीं इनको फांसी लगाई जाएगी या गर्दन इनकी उतार जाएगी। सिर्फ मेथड के ऊपर डिस्कशन हुई है कि कौन सा मेथड अपनाया जाएगा, लेकिन इस्लाम में इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है कि अमले कौमे लूत करने वाले को जो है वो दोनों पार्टनर्स को, जो एक्टिव पार्टनर है जो पैसिव पार्टनर है, यानी एक उनमें से औरत बनी होती है और एक जो मर्द होता है, या अगर दोनों औरतें बनी हुई हैं तो जिस तरह भी वो हो रहा है, तो उस दोनों को जो है वो उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट की सजा है। तो ये हमारा रिलीजन क्लियर है, और हम इसके ऊपर कोई बिल्कुल भी किसी किस्म का अपोलोजेटिक या किसी किस्म का शुगर कोटेड या किसी किस्म का जो है वो कोई शर्म या लिहाज रख के जो है वो अपने व्यू को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि अगर आप होमोसेक्सुअल नहीं बनते या आपकी औलाद नहीं बनती तो एटलीस्ट उनकी सपोर्ट कर ले, या एटलीस्ट मुंह बंद कर ले। तो ये है शैतान का वो एजेंडा, और ये मैंने इसलिए इनको 2 में ख़त्म किया। मैंने कहा इस तरह बात जो है वो कवर हो जाएगी और इंशाल्लाह थोड़ा कंपाइल भी रहेगी ज़हनों में। फिर और भी बातें तो बहुत सारी हैं, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेते हैं, और बाकी फिर मैं सेशन उससे पहले ही क्लोज़ कर देती हूँ। उसके बाद जो है वो हम अपनी डिस्कशन जो है वो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।